हेलो हेलो हेलो, कुशाग्र सिन्हा को आपको प्रणाम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स। होपफुली आप लोग 8वीं कक्षा में पास हो जाएंगे, आई होप सो। एंड आई विल बी टीचिंग यू द फिजिक्स फॉर 9th क्लास, which will be a little more advanced level than the NCERT. Then we shall begin. So, hope all of you know me. I'm Kushagra Sinha, and I currently study in Green Meadow School, just in Moradabad, and then I'm just doing these videos like that. And I will be posting these videos on my channel, hopefully, because there's some other content on my channel which I will take care of. And these videos shall be academic. These videos will be based on academic purposes like 10th, 12th, and all of that. So currently we will be teaching science and maths. I will be teaching like physics for class 9th, because you know in class 9th there are some sections of physics. I should hopefully speak in Hindi because many of you don't understand me like that. तो कक्षा 9th की कक्षा 9वीं की फिजिक्स में, भौतिकी में बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं ना। पहले तुमने जब साइंस वगैरह पढ़ी होगी ऐसी छोटी क्लासों में, तब इतना नहीं होगा ना, लाइक दैट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो फिर अब 9th से तुम लोग पढ़ना शुरू करोगे, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स सेपरेटली, तो उसमें थोड़ी एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। ये देखना, जो कि तुम्हारी क्लास 9th होगी ना, देखो मैं लिख के बताता हूँ, जो तुम्हारी क्लास 9th होगी ये डायरेक्टली कनेक्ट होगी क्लास 11th से, और जो तुम्हारी क्लास 10th होगी ये तुम्हारी डायरेक्टली कनेक्ट होगी किससे? क्लास 12th से। ठीक है भाई, चलो अब इसका समझ लेना। इसमें मिला के हमें 4-5 चीजें पढ़नी होती है। पहला मैकेनिक्स में क्या आता है, जैसे किसी बॉडी का मोशन वगैरह हो गया, और ऐसी चीजें जो भी हमें क्लासिकल दिखती हैं, जैसे कोई आदमी चल रहा है और उसमें क्या क्या फोर्सेस इन्वॉल्व है, कोई आदमी बॉल को फेंक रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, ये सब आता है। फिर यही जाके अपना 11th में कनेक्ट हो जाता है। और जहाँ तक कि मैं 12th में और 11th में बात करूँ, तो इधर हमें ज़्यादातर वैसे प्रोसेस देखने को मिलते हैं जो कि हम आम लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक। जैसे मैं बोलूँ तो ये हो जाएगी हमारी पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स। मैं तुम्हें फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, ये हमारी हो जाएगी 9th और 11th की न्यूटोनियन फिजिक्स, दोनों कनेक्टेड होती है। इसलिए ध्यान से सुनना, जो तुम 9th में पढ़ोगे वही 11th में घूम के वापस आएगा। और मैं तुम्हें कहीं ना कहीं उसका एक एक्सपोजर भी दे दूंगा अच्छा खासा, क्योंकि 9th और 11th एक बच्चे की ऐसी क्लास होती है जो कि सबसे वीक होती है। सही बता रहा हूँ, मेरी 11th पूरी बर्बाद गई है भाई। और मैं तो बस ये कहूँगा, पढ़ लेना, जो 11वीं वाले वीडियो देख रहे होंगे पढ़ लेना अच्छे से बस। तो 9th से 11th का कनेक्शन है और 10th से 12th का कनेक्शन है। इसमें आती है हमारी पूरी न्यूटोनियन फिजिक्स। इसमें आती है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारा आता है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है वायर्स में और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं मैग्नेटिक वगैरह के, वो आ जाता है। और वही जाके अपन को 12th में मिलता है। बस ये जो 9th और 10th है, इसमें थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया, ऐसे सब कुछ बेसिक बातें, बहुत एलिमेंट्री, बहुत ईजी भी होती है वो फिर तुम्हें लगे। और फिर उसको जाके 11th 12th में इलेबोरेट कर दिया जाता है। ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर अपन की बात आती है कि फिजिक्स क्या होती है। वैसे जनरल इंट्रोडक्शन मुझे कभी और देना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो फिजिक्स हमारी डिवाइड है 3 पार्ट्स में। और ये बात ध्यान रखना एक बात, कि जो तुम्हारी एनसीईआरटी होगी ना, क्लास 9th की एनसीईआरटी, उससे मैं थोड़ा अलग पढ़ाऊंगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि उसमें फर्जी चीजें दे रखी है। मैं तुम्हें ऐसा तैयार करूंगा, लाइक आई विल कनेक्ट द डॉट्स एंड यू विल सी लाइक कि जो चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी 9th में, कहीं ना कहीं वो जाके आगे यूज हो जाएंगी पक्का। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे यूज हो जाएंगी। तो तुम्हें बस उनको सीखते हुए चलना है। एक बार कहीं तुम्हें लगेगा कि कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, जैसे मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी सिखाऊंगा तुम लोगों को, तो हो सकता है तुम्हें पहले लगे कि भाई क्या फालतू की चीज़ पढ़ा रहा है, तो कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे मैं तुम्हारी एनालिसिस करवाऊंगा ना, और हम मिसलेनियस वे में पढ़ेंगे। मिसलेनियस मतलब जानते हो, मिसलेनियस इन द सेंस कि वी विल स्टडी द होल टॉपिक एज दैट वी आर थिंकिंग लिटरली अबाउट इट एंड वी आर स्टडिंग इट द फर्स्ट टाइम। क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि अच्छा बच्चों ये है फोर्स का फॉर्मूला, F=ma होता है, और सब लॉज वगैरह इक्वली बता देते हैं। लेकिन हम उन लॉज को पढ़ेंगे नहीं, हम लॉज को डिराइव करना सीखेंगे, हम उन लॉज की बारीकियां समझेंगे क्या होती है। ठीक है, और बारीकियों से क्या होगा, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। जैसे तुम लोगों को IIT JEE वगैरह क्लियर करना होगा, उसमें बहुत हेल्प करेगी चीज़। क्योंकि पर्सनली बताऊँ, हमारा अभी JEE का एग्जाम होता है जनवरी में, तो उसमें क्या हुआ था, अगर किसी बच्चे ने बचपन से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, सही बता रहा हूँ,
स्पेशली इन जेई एडवांस। अगर तुम्हें जेई एडवांस पढ़ना है तो तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे बनती है, वो ऐसे नहीं बनती कि बुक के फॉर्मूलाज वगैरह रट लिया और जैसे ही बुक में या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा है वैसे ही रट लिया अपने आप से कि ये लॉज होते हैं और ये सब कर लिया तो उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो चीज़ें कैसे आती हैं, क्या लॉजिक है उनके पीछे का, हर चीज़ का लॉजिक ढूंढना कि एक एक लाइन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या तुम्हें उसका मतलब समझ में आ रहा है कि उसके अंदर से मैं दूसरी लाइन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये चीज़ों को कवर करना। बाकी हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होता है फिजिक्स का। पहले आती है हमारी न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, देन वी हैव लैग्रैंजियन फिजिक्स, we call it Lagrangian mechanics. All of these come into the category of mechanics. Then we have Lagrangian, then we have Hamiltonian. और बस इसके अंदर से ही सारी जितने भी एडवांस टॉपिक्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह वो सब निकलने लग जाते हैं। तो बेसिकली इन दोनों पे बहुत एडवांस हो जाएगा, तुम्हारी औकात के बाहर है। तो इन दोनों को अभी मैं रब कर दे रहा हूँ। इन दोनों पे तुम्हें जाके पता चलेगा करीब बीएससी बीटेक ऐसे कुछ है। तो इन दोनों को अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हमें किस पे फोकस रखना है अभी? हमें फोकस रखना है न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे। तो जैसा कि तुम्हें नाम पे समझ आ रहा होगा, आई थिंक देयर वोंट बी अ स्टूडेंट लाइक यू हु डजंट नो हु इज न्यूटन। लाइक न्यूटन इन्वेंटेड इट, इज दैट राइट? आई वुड से नो। इट इज अ वर्क ऑफ मेनी साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू दैट सेम थिंग। बस हम न्यूटन का ही नाम पढ़ते हैं क्योंकि इसने ग्रेविटी वगैरह की खोज की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वो चीज़ न्यूटन ने बनाई थी। बहुत सारे साइंटिस्ट थे। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि फिजिक्स का फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, देखो हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन मेरे साथ चलते चलोगे मैं पूरा सिलेबस मैं बता रहा हूँ 2 दिन में खत्म करा सकता हूँ। 2 दिन में पूरा सिलेबस 9th का है कितना सा जरा सी फिजिक्स उसकी, ठीक है? तो मेरे साथ फ्लो बना के चलना, अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़। और कभी भी तुम्हें कोई चीज़ बहुत अच्छी करनी है ना तो उसमें 10,000 घंटे लगाने पड़ेंगे, देन यू विल मास्टर दैट थिंग। तो टाइम लग रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अभी वैसे भी लर्निंग फेज में। तो न्यूटोनियन फिजिक्स का जो हमारे फिजिक्स के फादर कहलाए जाते हैं, इनफैक्ट वो कहलाए जाते हैं गैलीलियो गैलीली, जिसने टेलीस्कोप वगैरह इन्वेंट किया था, तुमने सुना होगा। वो कहलाए जाते हैं फिजिक्स के फादर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला ऐसा बनाया था कि जिस तरीके से हम फिजिक्स को समझ सकते हैं, जिसे कहते हैं गैलीलियन रिलेटिविटी। इसमें भी 3 आती है, न्यूटोनियन रिलेटिविटी, गैलीलियन रिलेटिविटी एंड वो आइंस्टाइन वगैरह वाली थोड़ी एडवांस हो जाती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने ये इन्वेंट किया था, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसमें, और इसको ही हम ब्रॉड डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक? अब अगर मैं 9th की फिजिक्स की बात करूं तो उसमें पहला आता है हमारा काइनेमैटिक्स। फर्स्ट इज काइनेमैटिक्स। एनसीईआरटी वगैरह को खोल के मत देखना, स्पेशली चैप्टर्स वगैरह के बीच में। बस जो मैं कहूँगा एनसीईआरटी में वो लगा लेना, बस तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह सब मैं समझा दूंगा, बस तुम्हें अपनी तरफ से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो 9th में आती है हमारी काइनेमैटिक्स। अब देखना इसका मतलब क्या है। ये 2 शब्द से मिलकर बना है, काइनेमैटिक्स, ठीक है? इसका मतलब होता है मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है? ये होती है काइनेमैटिक्स। और एक दूसरी होती है स्टैटिक्स, मतलब कि रुके हुए ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं स्टैटिक, क्योंकि काइनेमैटिक मतलब होता है चलता हुआ और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट्स में हम इक्विलिब्रियम्स की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारा मतलब सब फोर्सेस वगैरह बैलेंस हो। अभी मैं बताऊंगा तुम्हारे से, अभी छोड़ देते हैं उसे। तो हम सबसे पहले इसे पढ़ने वाले हैं, स्टडी ऑफ मोशन इन क्लास 9th। और इसमें ही बाकी सब हम फोर्सेस वगैरह की स्टडी करते जाएंगे, फिर उससे हम फ्रिक्शन बनाएंगे, फिर उससे हम जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको रिजॉल्व वगैरह करना सीखेंगे, फिर उसके बाद उनका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी बॉडी के मोशंस वगैरह पे वो हम सीखेंगे, और जितनी भी ये टर्म्स होती है वेलोसिटी वगैरह वो सब सीखेंगे, ठीक है? तो हम ऑफिशियली शुरू करने आ रहे हैं। और एक अभी मैं वीडियो और डालूंगा क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना। एक अभी वीडियो आएगी बेसिक मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैं बताऊं तुम्हें फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मैथमेटिक्स की। सही बता रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो तुम फिजिक्स के नाम पे अप्लाइड मैथमेटिक्स ही पढ़ने वाले हो। यू वोंट फील कि यहाँ पे फिजिक्स चल रही है, पूरी मैथमेटिक्स ही होगी, प्योर मैथमेटिक्स। देन यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा है, ये कुछ वैल्यूज दे रखी है तुम्हें 9.8 137 लाइक दैट, एंड यू विल राइट दोज वैल्यूज। देखो फिजिक्स का पता है काम कितना होता है। क्वेश्चन दिया रहेगा तुम्हें, बस क्वेश्चन से कुछ इक्वेशन बनानी है। जैसे कुछ भी लिख देता हूँ, F = mg - t। सपोज मैंने ये कुछ इक्वेशन बना ली, अभी इक्वेशन का मतलब भी समझाऊंगा। ये फोर्स की इक्वेशन होती है, वैसे ये होता है वेट, ये होता है टेंशन, ठीक है? तो बस फिजिक्स का काम इधर तक होता है। अब इसके बाद पूरी मैथ्स चल रही है कि मास की वैल्यू रखो उठा के, टेंशन की वैल्यू रखो, फिर उन्हें कैलकुलेट करो, फिर वेरिएबल्स वगैरह सेपरेट करो। तो उसमें पूरी मैथ्स ही चलती है। इसलिए अपनी मैथमेटिक्स पे अच्छी पकड़ बनाना। द रीजन बिहाइंड कि मेरी फिजिक्स थोड़ी
कैलकुलेशन वाइज ढीली है क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है। कैलकुलेशन वाइज वेरिएबल्स में खेल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज में थोड़ा फंस जाता हूँ, तो उसमें आई होप सो तुम लोग मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अपन। कहाँ से शुरू करें? हेलो हेलो, नजरे ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है ना। इधर देख भाई, चले शुरू करें? चलो, तो सबसे पहले इतिहास से शुरुआत करते हैं। जब विष्णु भगवान धरती पे थे और महाभारत चल रही थी, इतनी भी पास्ट में नहीं जाएंगे हम शुरुआत करते हैं गैलीलियो से। गैलीलियो ने देखो क्या करा था। अब मैं कहता हूं यहां पे कोई आदमी है, ठीक है, लेट्स से हिम बेदी, ठीक। अब ये एक रास्ते पे चल रहा है, आई होप सो कि तुम्हें दिख रहा होगा जो तुम बना रहा हूं। अभी एक जगह पे चल रहा है और ही इज अ ऑब्जर्वर, लेट्स नेम हिम गैलीलियो। ऐसा नहीं कि गैलीलियो ने बनाया था ऐसा, लेकिन हाँ मेजर कंट्रीब्यूशंस वगैरह करते हैं। सो ही इज ऑब्जर्विंग, द ऑब्जर्वर नेम एज बेदी सिन्हा। देन बेदी सिन्हा इज अ लिटिल बिट फैट, लेट्स कंसिडर हिज मास एज m। अब देखो दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे कैसे फिजिक्स में लिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है ना मैं कि उसकी पूरी पिक्चर बना दूं, मैंने कह दिया कि वो जो उसका वजन है वो हो गया मास m का, जो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा फंडामेंटल्स वगैरह क्या होते हैं, मैं थोड़ा डीप में चला जाता हूँ, सॉरी। अब इसने गैलीलियो ने देखा कि भाई इधर वो होता ना स्कूल में एक कॉम्पिटिशन, इधर है एक रस्सी, उधर एक टंगी हुई जलेबी। अब वेदांग को आई भूख, वो दौड़ा उसकी तरफ, जलेबी की तरफ, है ना, वो दौड़ा। और मान लो कि वो 10 मीटर दूर थी उससे, है ना, जलेबी इधर से 10 मीटर दूर थी। अब वेदांग के साथ और 10 बंदे और कॉम्पिटिट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि नक्स हो गया, राहुल हो गया, जो भी होते हैं, ठीक है। अब मान लो इधर कोई चल रहा है विकास। अब वेदांग को विकास को पीछे करना ताकि वो जलेबी जल्दी से हड़प ले, है ना। अब उसमें क्या करेगा, अगर वेदांग को थोड़ी बहुत फिजिक्स आती होगी तो वो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। उसे पता है कि डिस्टेंस है कितनी, 10 मीटर, है ना। और मान लो कि विकास की जो स्पीड है ना भागने की, तुमने सुना होगा कि स्पीड कितनी स्पीड पे चला रहा है, 90 की स्पीड पे चला रहा है, कोई 100 की स्पीड पे भी चलाता है, छपरी लोग भी होते हैं। तो अब मैंने कह दिया कि कोई विकास है उसके पीछे, बना देता हूं। अब वो कुछ स्पीड से भाग रहा है, मान लो कि v। हम फिजिक्स वगैरह में ज्यादातर वेलोसिटी भी समझाऊंगा मैं तुम्हें भी, या फिर ऐसा कहता हूं बस भाग रहा है वरना फिर तुम अभी सब समझ जाओगे। तो वेदांग अभी भाग रहा है और उसके पीछे है विकास, और गैलीलियो इन्हें देख रहा है। अब जो वेदांग है वो बहुत तेज भागा और विकास उससे पीछे रह गया। अब गैलीलियो ने क्या देखा, गैलीलियो ने देखा कि वेदांग रेस जीत गया, है ना, और विकास उसके बाद आया, तो वेदांग ने जलेबी हड़प ली। अब गैलीलियो ने देखा, गैलीलियो था मस्त बंदा अपना, वो इंटेलिजेंट था बहुत, ये साले दोनों पेटू थे, ये कुछ नहीं करते। तो गैलीलियो ने क्या देखा कि जब वेदांग भाग रहा है और वो उससे तेज भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है ना, डिस्टेंस उतनी है। सोचो कि दोनों एक ही लाइन पे खड़े हैं, स्टार्टिंग लाइन पे, और डिस्टेंस उतनी है उनके बीच। डिस्टेंस तो पता है ना भाई, फंडामेंटल में नहीं जा रहा मैं, कि 10 मीटर दूरी है उनसे, ठीक है। अब जब डिस्टेंस सेम है, दोनों ने एक टाइम पे स्टार्ट किया भागना, कोई चीटिंग वगैरह नहीं थी, तो भी वेदांग वहां पे कैसे जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब तो ये होगा कि वेदांग की स्पीड, जैसे कहते हैं ना स्पीड तुम लोग बोलते हो, स्पीड कहीं ना कहीं तेज रही होगी, है ना। अब जब उसकी स्पीड तेज रही होगी, उसने उतना ही डिस्टेंस कम टाइम में भाग लिया, तभी तो आया वो उससे तेज। वरना अगर सोचो वेदांग को विकास से ज्यादा टाइम लगता आने में, तो विकास जलेबी हड़प जाता, है ना। अब वेदांग को उससे कम टाइम लग रहा है, इसलिए वो जल्दी भागा होगा, और गैलीलियो ने इसकी खोज कर दी। खोज क्या कर दी, मतलब ये चीज थी, बस इसने ऑब्जर्व कर ली। फिजिक्स में देखो किसी चीज की खोज नहीं की जाती, बहुत धीरे धीरे पढ़ा हूँ, अच्छे से समझना, फिर भगाऊंगा मैं, ठीक है। जब अभी अब फंडामेंटल्स वगैरह चल रहा है ना, तो गैलीलियो ने इसकी खोज कर दी, क्या मतलब ऑब्जर्व कर लिया कि अगर सेम डिस्टेंस है, दो मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो जो उसमें से पहले भागेगा वो डिस्टेंस जल्दी कवर कर जाएगा, हाँ या ना। अरे बोलो, सो गए क्या, ठीक है। अब वेदांग जल्दी कवर कर गया, मतलब कि उसने एक टर्म डिफाइन करी कि अब उस गैलीलियो को, मान लो मुझे समझाना हो, मैं भी फिजिक्स का आदमी हूँ, गैलीलियो भी फिजिक्स का आदमी है। मैंने गैलीलियो से पूछा भाई रेस कौन जीता, उसने कहा कि यार वो जीता जो कि जल्दी भागा। मैंने वो जल्दी भागा क्या होता है यार, तू इतना होशियार आदमी है, कुछ सही सी टर्म बता मुझे जिससे मैं कुछ कर सकूं उसका। तो उसने कहा देख, पहले तो डिस्टेंस लिख। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की फिजिकल दूरी। अब मैं ये हटा देता हूँ वेदांग वगैरह वाला, अब हम टेक्निकल टर्म्स पाएंगे थोड़ी, ठीक है। बच्चों कहानी खत्म, जल्दी आ जाओ। अब देखो डिस्टेंस थी, वो थी 10 मीटर, ठीक। अब गैलीलियो ने मुझे बताया कि डिस्टेंस थी 10 मीटर और वेदांग तेज भाग रहा था। तो उसने कहा कि भाई वेदांग की भागने की स्पीड
मान लो वेदांत को 10 मीटर भागने में कितने लगे होंगे? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड ज्यादा हो जाएगा तो भाग लेगा तू? अच्छा चलो 3 सेकेंड मान लेते हैं। चुप। मान लो वेदांत की थी स्पीड 3 सेकेंड, वो सॉरी, उसको टाइम लगा कितना? टाइम तो जानते हो ना भाई, कोई रिलेटिविटी पढ़ के आ रखा है, टाइम इज रिलेटिव, मैं सब जानता हूं। देखो उसे टाइम लगा 3 सेकेंड। अब मैंने गैलीलियो से पूछा यार इसका कुछ करा जाए, हम हैं दोनों होशियार आदमी गैलीलियो और मैं, तो मैंने बोला यार दोस्त इसका कुछ करा जाए, हम कुछ क्यों ना ऐसी टर्म बनाए जिससे कि ये भी पता चल जाए, क्योंकि हमें दिख तो रहा है कि वेदांत तेज भाग रहा है, लेकिन हम उसको फिजिकली डिफाइन कैसे करेंगे? मान लो कि मुझे किससे ऐसे टेक्निकल टर्म्स में बात करनी होगी, तुम टेक्निकल टर्म्स का मतलब तो जानते हो ना, जैसे किसी दूध वगैरह वाले के पास जाते हो तो वो तुम ये थोड़ी बोलते हो कि भाई इतना दे दे जितना मैं उठा सकूं, इतना वजन रख दे, तुम उसे बताते हो ना कुछ कि अच्छा इतने किलो की सब्जी दे दे, या 250 ग्राम पनीर दे दे, या 250 ग्राम जैम दे दे, 250 ग्राम जलेबी दे दे, है ना, खाता रहता पूरे दिन। चलो तो उसी तरह से हम इसको कुछ डिफाइन करना चाहते हैं जिसको बोलते हैं हम पैरामीटर। ये आई हमारी सबसे पहली टर्म। पैरामीटर इज अ टर्म विच रिलेट्स टू फिजिकल थिंग्स, ठीक है, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, आगे जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, टाइम, मास, करंट एक्सेट्रा। सो उनमें से एक आती है हमारी डिस्टेंस और टाइम। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, मतलब कि डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, जैसे मार्कर है, मार्कर की लेंथ मान लो कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर फिक्स है, नो मैटर कि मैं इसमें कुछ भी कर लूँ, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। ऐसे टाइम, टाइम मान लो 1 2 3 सेकंड हो गए, अब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, दीज आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो ये चीजें किसी पे डिपेंड नहीं करती। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका कोई रिलेशन निकाले यार, जिनसे हम इसका पैरामीटर डिफाइन कर पाए कि विकास हार क्यों गया और वेदांत जीत क्यों गया, ऐसा क्या डिफरेंस था उनमें? दिख तो हमें रहा है कि वेदांत तेज भागा और वो धीरे भागा, लेकिन हम उसको कैसे डिफाइन नहीं कर सकते। कोई मुझसे पूछेगा कि किस टाइम, क्या उनके बीच में टाइम डिले रहा, क्या डिस्टेंस का डिले रहा, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैंने गैलीलियो से कहा कि भाई कुछ दिमाग लगा यार, कुछ करा जाएगा। तो गैलीलियो ने एक आइडिया दिया अपन को, उसने कहा कि भाई यूनिटरी मेथड लगाते हैं, जो अपन ने क्लास में पढ़ा था, छोटी क्लास में। क्या होता है यूनिटरी मेथड? क्या कहते हैं, जो जितना वो आउटकम दिया होता है उससे फेवरेबल को डिवाइड करते हैं। यूनिटरी मेथड इज अ मेथड जिसके जरिए तुम किसी, कहते हैं ना, मतलब कि पर यूनिट निकाल सकते हो हर चीज की। यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है? यूनिट, यूनिट मतलब एक। जैसे इधर मैं क्या ले लूं? एक 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 एक। अब मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस डैश डैश डैश, जब तक 10 मीटर मेरे पास नहीं मिल जाएंगे, राइट? तो ऐसी मैंने क्या किया, मैंने 10 मीटर को उसकी यूनिट्स में तोड़ दिया। और ये मीटर और सेकंड क्या होते हैं इनके बारे में बताऊंगा मैं, कि क्यों लगाते हैं उन्हें। जैसे तुमने मैथ में सवाल पढ़ा होगा, मैथ में जनरली मीटर वगैरह इतना यूज नहीं करते, वो जनरली लिख देते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स में हमें फिजिकल क्वांटिटीज के आंसर बताने होते हैं। तो पहली बात हमारे पास आई डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस और इसके बीच में हमें कुछ रिलेशन डिफाइन करना है, जिसे हमने बोला स्पीड। अब आया स्पीड का पैरामीटर। अब स्पीड हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं रहेगी, मैं बताता हूँ क्यों। अब इसने यूनिटरी मेथड लगाया, इसने कहा हम स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन 1 सेकेंड। हाँ है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो कोई कितना भी कवर कर सकता है 1 सेकंड में। वेदांत हो सकता है 1 मीटर भागा हो 1 सेकंड में, मैं हो सकता है 5 मीटर भाग लूँ उसी 1 सेकंड में, है ना। तो वो डिस्टेंस तो वेरिएबल है, लेकिन 1 सेकंड सबका एक वो सेम ही रहेगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने फॉर्मूला निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज कॉल्ड एज स्पीड। उसने कह दिया कि भाई ये एक पैरामीटर है जिस पे हमने इस रेशियो को डिफाइन किया। रेशियो जानते हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रेशियो हो गया इनका ये। अब उसने कह दिया कि मैं स्पीड को एक और टर्म से डिफाइन कर सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम हो गया। ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, एक होती है एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। पहले हम कहते हैं यूनिट्स। यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं? कोई भी ऐसी, क्या बताऊं मैं तुम्हें, यूनिट्स की डेफिनेशन उसका तो भाई एग्जांपल ही देना पड़ेगा। यूनिट्स आर द वेरिएबल्स टू विच यू कैन आइडेंटिफाई द पैरामीटर। समझे? यूनिट्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे मैं कि, जैसे मैंने लिख दिया कि वेदांत तेरा वेट कितना है, वेदांत बताएगा कि मेरा वेट है 10। अब 10 क्या, मैं सोचने पड़ जाऊंगा कि भाई 10 क्या। वेदांत बोलेगा 10 kg, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ठीक है इतना कम। वेदांत बोलेगा 10 टन, मैं बोलूंगा अरे यार बड़ा भारी आदमी तू, है ना। तो उसका बहुत यूज पड़ता है हमें बेसिकली यूनिट्स का, ठीक।
तो हम यूनिट्स जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं जिससे कि हमें उस क्वांटिटी का पता लग सके। हाँ, ये है परफेक्ट डेफिनेशन। दोज यूनिट्स विच वी कैन गेट अ आइडिया ऑफ द क्वांटिटी। जैसे मैं कह सकता हूँ अभी मीटर है, मीटर तुम जानते होगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड एक्सेट्रा। अब इसको ही हम अलग अलग टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। अब उसमें ही हो जाएगा हमारा, जैसे कि मीटर में ही सेकंड में, ऐसे ही उसका मास का यूनिट हो जाता है केजी। तो मैं सबकी एक बार बोल देता हूँ ऐसी यूनिट क्या होती है। जैसे हम वेलोसिटी की बोले, वेलोसिटी बाद में बताऊंगा। हम मीटर बोले वो हो जाएगी डिस्टेंस की, जो भी हम डिस्टेंस वगैरह लेते हैं। फिर टाइम, टाइम की हो जाएगी हमारे पास सेकंड्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, ये हो जाएगी टाइम की यूनिट। फिर अपने पास आ जाती है, और क्या बतानी चाहिए तो मैं मास की बता देते हैं। मास की हो जाती है किलोग्राम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं केजी, है ना। तो जब भी हमसे कभी कहा जाए ना कि अपने यहाँ मास बताओ, अपना वेट बताओ, तो फिर जनरली केजी में बताते हैं, ठीक। वही हमसे कहा जाए कि अभी टाइम क्या हो रहा है, मतलब कि टाइम तो जनरली घंटे वगैरह में बताते हैं, लेकिन जनरली बता रहा हूँ मैं कि जैसे हमसे किसी टाइम डिफरेंस पूछा जा रहा है कि बताओ मैं यहाँ से वहाँ तक भागूंगा 100 मीटर तो कितना सेकंड लगेगा मुझे। जैसे यूसेन बोल्ट करीब 9 सेकंड में भागता, तो सेकंड में बताते हैं। हमने एक यूनिट जनरलाइज कर सकती है कि सेकंड होनी चाहिए इसकी, वरना फिर सोचो कितना वो हौच पौच सी हो जाएगी कि वो बता रहा है नैनो सेकंड में टाइम, वो बता रहा है कि भाई एक कैंडल जितनी जलती है उसमें टाइम बताऊंगा मैं, वेदांग बता रहा है कि मैं अपना वेट पाउंड में नापूंगा, कोई विकास बता रहा है कि मैं एलबीज में नापूंगा, कोई बता रहा है कि मैं किलोग्राम में नापूंगा, कोई कह रहा है भाई साहब मैं क्विंटलों में नापूंगा। तो हमने एक यूनिट डिफाइन कर दी जिससे कि कंफ्यूजन ना हो किसी में भी। ऐसी कोई बता रहा है कि मीटर में नहीं नापूंगा मैं, मुझे मीटर अच्छा नहीं लगता है, मैं नापूंगा किलोमीटर में, है ना। कोई नापेगा ग्राम, वो ग्राम कह रहा हूँ, कोई नापेगा सेंटीमीटर में, कोई मिलीमीटर में, कोई नैनोमीटर में। तो किसी का ऐसा वो नहीं चल रहा था कॉम्बिनेशन अच्छा सा। तो फिर हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड लिमिट्स ली और उन पे हमने सबकी डिफाइन कर दी। वैसे और भी होती हैं, अभी ये 3 याद रखो, किलोग्राम वगैरह की। तो गैलीलियो ने ये सब डिफाइन कर दिया। अब बहुत रायता फैला दिया मैंने, इस पर ज़्यादा एक टाइम एक्सप्लेनिंग करा दिया ना। चलो, अब गैलीलियो का काम खत्म, वो मुझे देगा आइडिया, और मैं हूँ ही बहुत भोकाली आदमी, है ना। तो मैंने उस आइडिया का किया कि भाई इसने तो यार गजब बता दिया मुझे, इसने स्पीड बता दिया, अब मैं किसी का भी बता सकता हूँ। क्योंकि क्या था, वो डिस्टेंस सबकी सेम चल रही थी, है ना। बस एक क्या था, वो भाग रहे थे बहुत तेज, बस मुझे उसका पैरामीटर डिफाइन करना था कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो मैंने कर दिया कि भाई जो आदमी 1 सेकंड में जितनी ज्यादा डिस्टेंस भागेगा वो फर्स्ट आएगा। और वही हुआ भी, वेदांग ने 1 सेकंड में विकास से ज्यादा डिस्टेंस कवर करी होगी, तो वो क्या आया, फर्स्ट आया। बहुत सही। अब मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं, मैंने स्पीड निकाल ली, है ना। स्पीड क्या लिखी मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने देखो कितना टाइम लगाया, कितनी लंबी होगी वीडियो, हाफ आवर। और भाई सोचो आधे घंटे में मैंने तुम्हें फंडामेंटल्स पे पहुंचाया है, और बाकी टीचर इधर से शुरू करते हैं। सही बता रहा हूँ। अब तुम्हें फील आ गई होगी, कभी नहीं बोलोगे तुम जिंदगी में रटाया नहीं, मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी आ जाओ। चल, अब हम निकालते हैं इसकी यूनिट। हमें जब भी किसी पैरामीटर को डिफाइन करते हैं तो फिर हमें उसकी यूनिट निकालनी होती है। इसको 2x पे देखना जब भी देखोगे, ठीक है ना। तो अब हमें स्पीड की यूनिट निकालनी है। यूनिट में क्या हम करते हैं, सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट रखते हैं, मैं भूल के बताना, इसको कहते हैं एसआई यूनिट्स। क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स मतलब कि इसका मतलब फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में स्टैंडर्ड्स डी इंटरनेशनल, फ्रेंच में होता है वैसे तो ये, मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये होता है इनका पूरा फुल फॉर्म। वैसे एसआई लिखा जाता है लेकिन बोलते हैं इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, बोलते एसआई है क्योंकि ये फ्रेंच में होता है, ठीक है ना। रॉयल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें। तो अब हमें इसकी एसआई यूनिट्स में यूनिट बतानी जो कि हर दुनिया इस्तेमाल कर सके। मैं कहूंगा कि भाई इतने मीटर पर सेकंड है इसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड, तो फिर कोई तुरंत समझाएगा कि हाँ डिस्टेंस मीटर में नापी है और टाइम सेकंड में चल रहा है, ठीक है। वैसे ही अब मैं इसमें डिफाइन कर दूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा अपना मीटर, और टाइम की क्या बताई थी, सेकंड्स। अब हमारे पास एक यूनिट आ गई जिसको हम सब जगह यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, यूनिट्स जो होती हैं वो क्या बताती है हमें, कोई फिजिकल क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, समझे। कि अब मैंने स्पीड की डिफाइन कर दी मीटर्स पर सेकंड, तो तुम्हें एकदम आइडिया लग जाएगा कि हाँ डिस्टेंस मीटर में नापी होगी और क्या टाइम किसमें, सेकंड में। बहुत सही। अब मैं किसी भी कह सकता हूँ, मैंने कह दिया, अब मैंने कैलकुलेशन करी कि वेदांत कितने में नापा, वेदांत कितना भागा था, यादाश्त तेज हो तो बताओ, जल्दी बताओ बेटा कितना डिस्टेंस थी। अब हाँ सिंबल से बता देता हूँ वरना बार बार लिखना पड़ेगा मुझे। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में। रिप्रेजेंट किस में करते हैं, एक पता है मतलब हाँ हम थोड़े आलसी लोग हैं तो हमने सबके वेरिएबल्स बता लिए। जैसे कहते हैं ना मैथ में इस चीज को x मान लो,
कि इतने एप्पल्स हमारे पास है नहीं तो फिर उसको एक्स मान लो। वैसे ही फिजिक्स में भी करते हैं अपन लोग कि जो चीज़ हमें पता नहीं होती या फिर जो कि हमें दिया जाता है उसे हम कुछ मान लेते हैं, ताकि हमें बार बार ये चीज़ें लिखनी ना पड़ेगी, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है ना? अब बता क्या माने? डी। हाँ बहुत सही। जनरली हम लोग यही करते हैं कि जो इसका मतलब फर्स्ट लेटर होता है ना किसी भी उसका वर्ड का, जो कि हमें फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाता है, उसे हम डी मान लेते हैं, मतलब कि उसका फर्स्ट लेटर। तो हमारे पास हो गया डी कितना? 10 मीटर। और कभी भी तुमको सवाल करोगे सबसे पहले क्या करना तुम्हें सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसे कहते हैं गिवन का साइन। ये तो मैथ में पढ़ा होगा ना? हाँ। क्या गिवन का साइन होता है। बहुत सही, ये होता है गिवन का साइन। दूसरा, अगर मुझे ये सेंटीमीटर में दी जाती तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, मेरा परम कर्तव्य है उसे ऐसा यूनिट बनाना, क्योंकि यही कहता है ऐसा यूनिट का स्टैंडर्ड। अगर तुम उसे सेंटीमीटर वगैरह में निकाल दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड चीज नहीं है। सोचो विदांग निकालेगा किसी और यूनिट में, मैं निकालूंगा किसी इंचेस में, तो फिर सबका अलग अलग आंसर आएगा। इसलिए जनरली हम लोग निकालते हैं किसमें? ऐसा यूनिट में आंसर। अगर ये 10 सेंटीमीटर दिया होता तो मैं क्या कर देता? 100 से डिवाइड करते तो कितना हो जाता? 0.1 मीटर ऐसे लिखता। अभी मीटर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते हैं इसे। चलो, अब हमारे सवाल ने क्या बोला कि डिस्टेंस है 10 मीटर कवर्ड विद किसमें, मतलब बाय बेदी से ना। ठीक है, अब और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? बोलो टाइम 3 सेकंड। बोलो मरो। हैं? टाइम 3 सेकंड। 3 सेकंड, बहुत सही। 3 सेकंड है क्या? उसको टाइम हाँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। टी से। अब गैलीलियो बाबा का ज्ञान याद करो। गैलीलियो बाबा ने क्या कहा था? बोलो। गैलीलियो बाबा ने कहा था जब भी तुम्हें स्पीड निकालनी हो, और हम स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड से। एस से जनरली करते हैं, मतलब कि स्पीड को तो मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स में निकालते हैं, लेकिन इधर मैं एस से कर रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना। तो गैलीलियो बाबा का ज्ञान गैलीलियो बाबा का ज्ञान याद रखो, और एक ये तुम्हारा फॉर्मूला भी बन गया एक तरह से, है ना? एक ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है, इसे अपने नोटपैड में डाल लो। क्या? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसमें ब्रैकेट में लिखो डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड इन मीटर्स एंड टाइम शुड बी मेजर्ड इन सेकंड्स, एंड इफ नॉट गिवन देन दे शुड बी कन्वर्टेड ऑलवेज। ठीक है, बहुत सही। शुरू करें, आ जाओ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ 10, टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। ये हो गया मीटर। ये कितना हो गया बेटा? 3.33 मीटर्स पर सेकंड। अब गैलीलियो बाबा के ज्ञान को यूज करके मैंने क्या निकाल दिया कि वेदांग हर सेकंड में 3.33 मीटर कवर कर रहा है। समझे? हाँ। अब इस समय क्या बता सकता हूं कि विकास इससे स्लो चल रहा होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं स्पीड ऑफ वेदांग इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ, अच्छा दोनों के लिए है भाई दोनों के भी है। चलो, स्पीड ऑफ वेदांग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ विकास। अब पता क्या, अब इसमें एक और दिक्कत नजर आई मुझे। क्या? पूरा फ्लो में दूंगा, देखना मजा आएगा तुम्हें एकदम। आया कि नहीं? हाँ। ठीक है। अब मुझे क्या पता चल गया कि भाई अब मुझे पैरामीटर मिल गया, एक फर्स्ट पैरामीटर, हमेशा याद रखना इसे। अब मुझे मेरा फर्स्ट पैरामीटर मिल गया क्या, कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक? बोला हाँ सर। फिर मैंने कही कि स्पीड को मुझे कैलकुलेट करना था, वो तो वैल्यूज वगैरह से हो जाता है। अब मुझे पता चल गया कि वेदांग इतनी स्पीड से भाग रहा है, कितना? 3.33 मीटर पर सेकंड, है ना? है ना? हाँ। लेकिन अब जबकि गैलीलियो साहब नहीं रहे, बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के। फिर एक आदमी ने मुझसे पूछा, और वो आदमी कौन था? वेदांग। हाँ सही। अब वेदांग ने मुझसे पूछा कि यार जब मैं भाग रहा था, मैं कहां भाग रहा था? देखो लॉजिकल सवाल है, सही से सुनना। ये थी जलेबी, ठीक? वेदांग था ये। अब मैंने कहा वेदांग 3.33 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली, ये वर्ड याद रखना, कॉन्स्टेंट, ये मैं तुम्हें बताना बोला नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए हैवी हो जाता, हैवी है ना? कांस्टेंट मतलब क्या होता है? किसी को पता है तो अभी कमेंट कर दो, उसे 50 रुपए का पेटीएम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन में है वो। यूनिफॉर्म मोशन तुझे बहुत शब्द पता है, और मुझसे इतने फंडामेंटल से पढ़ रहा तू, मैं भी चला जाऊंगा लैग्रेंज मैकेनिक्स पे। जो कांस्टेंट का मतलब होता है कि चेंज ना होना, स्थिर रहना, जैसे तुम्हारे ग्रेड्स। ठीक है? अब वेदांग ने मुझसे पूछी कि मैंने तो उसे बता दी कि भाई गैलीलियो और मैंने सब सामान सेट कर दिया। ठीक है? तू भाग रहा था 3.33 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब कि हर सेकंड में तू 3.33 मीटर सेकंड भाग रहा होगा। कवर कर रहा था मीटर। इसका मतलब यही होता है। तो उसका मतलब याद रखो, बस कहीं पे तुम्हें ये चीज लिखी हुई दिख जाए, तुम्हें कहीं पे पता चलता है कि ये कार इतने किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रही है, इसका मतलब ये क्या है? अगर वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी वेलोसिटी पे चलती रहे, तो वो हर घंटे में, मैंने बोल देता हूं कि एक कार है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो मैं क्या कह दूंगा कि वो हर घंटे 60 किलोमीटर कवर करेगी। इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। अब पता चला? जो तुम ऐसे करते थे भाई साहब, तुम्हारा बाइक रहेगा आज का।
अब बेदी सिन्हा ने पूछा क्या मैं किस दिशा में भाग रहा था, कौन सी दिशा, पता नहीं। तो लगा मुझे भी यार ये लॉजिक, क्योंकि देखो ना दिशा इतनी सारी है, क्या पता बेदी सिन्हा इधर जाए, क्या पता बेदी सिन्हा इधर आ जाए, क्या पता बेदी सिन्हा इधर जाए, तो हर डायरेक्शन में भाग सकता है। मैंने कहा यार इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने कह दी कि यार ये स्पीड जो है ना हमारी, चलो ये हमने निकाल तो थी और लोगों से तो हमने अच्छा ही काम कर लिया, लेकिन अपन को और क्या करना पड़ेगा इसमें, अपन को इसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि बेदी सिन्हा इस डायरेक्शन में भाग रहा था इस स्पीड से। समझे? हाँ सर। क्या क्या बोला जल्दी बताओ। कि सर वो वेदी सिन्हा कितनी स्पीड में भाग रहा, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था। पहले बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, छोड़। तो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जैसा होता है ना, कितनी मेहनत कर लो, सही डायरेक्शन में नहीं करोगे तो अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। समझे? तो सही डायरेक्शन और गाइडेंस होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो फिर अब मैंने उसको क्या बोला, तो मैं एक और के पास गया, उनने कही कि केपलर के पास। तो एक केपलर बाबा थे हमारे, जिसे बोलेंगे केजी बोलेंगे केबी। तो हमारे केपलर बाबा केबी ने बोला कि भाई यार वर्ड मेरा यूज कर ले, बहुत फैंसी वर्ड है मेरे पास। क्या आया? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? वी से। बहुत सही। और इसके ऊपर एक और चीज लगाते हैं जिसे कहते हैं हम, रेड पेन से करेंगे। इसके ऊपर एक और चीज लगाते हैं जिसे बोलते हैं हम एरो। अब ये पूरी क्या बन गई? इसे कहते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने पुराने ज्ञान को मॉडिफाई कर दिया, उसमें क्या कर दिया, ऐड डायरेक्शन ऐड कर दी, डायरेक्शन ऐड कर गई तो वेक्टर बन गया। और जो भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे हमारे बोंधु विधान की तरह, जो कि बस करते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, उनके पास सिर्फ मेहनत होती है, डायरेक्शन ऐड कर दो तो वेलोसिटी बन जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएंगे, उन्हें मजा आ जाएगा। बहुत सही, चलो आगे बताओ। इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जबकि तुम्हें ऐसी कोई नंबर लिखा मिल जाए जैसे कि 10 kg, 3.33 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकंड, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतने ह्यूमस, उसे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। 10 न्यूटन, 5 न्यूटन सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं। जबकि उनके पास एक डायरेक्शन पता ना लग जाए तब तक तुम उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहोगे। एक और फॉर्मूला लिख लो, ये लिख लिया, नोट करो उसे, इसमें लगा देता हूं स्टार। अब जबकि मुझे ज्ञान मिल चुका है, केपलर बाबा ने दिया था और मैंने भी खुद से कहा था कि भाई ये तो जायज क्वेश्चन है कि वेदांत को एक डायरेक्शन भी चाहिए चलने के लिए, ताकि मुझे उसके मोशन का सही सही आइडिया लग सके। तो मैंने उसमें क्या कर दिया, मान लो कि वो इधर की तरफ दौड़ रहा था। इधर की तरफ क्या होता है, अगर मैं इधर की तरफ मुंह करूं तो इधर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, तुम्हारी तरफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, मेरे पीछे क्या होगा, साउथ। बहुत सही। तो मैंने कह दिया अगर वेदांत इस तरफ दौड़ रहा था तो मैं उसकी वेलोसिटी लिख दूंगा क्या, 3.33 मीटर पर सेकेंड इन कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट। अरे गवाह, सॉरी नॉर्थ। नॉर्थ, ये होगा इसकी डायरेक्शन। अब जबकि मैं उसका करेक्ट आइडिया दे सकता हूं कि भाई ये बंदा इस तरफ चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है, इतनी डायरेक्शन से चल रहा है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। और जबकि मैं स्पीड का आइडिया ले रहा था तो मुझे ये तो पता था कि वो कितनी तेज चल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। समझे? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास स्केलर और डायरेक्शन दोनों हो। और स्केलर क्या होता है, वो स्केलर क्या होता है जिनके पास सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। समझे? इसमें लिख लो, वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच इंक्लूड्स स्केलर प्लस डायरेक्शन। जिसके पास स्केलर भी हो, स्केलर जिसके पास कुछ स्केलर क्वांटिटी भी हो अपनी, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू और कोई यूनिट हो, और उसके पास एक डायरेक्शन असाइंड हो। समझे? बोलो हाँ। हाँ सर। बहुत सही। अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। यहां तक समझ में आया? बहुत जबरदस्त, आगे चले। बहुत सही। अब जबकि तुम्हें वेक्टर समझ में आ गया है, आया कि नहीं, मुझे पता है तुम्हें कंफ्यूजन होगा थोड़ा, लेकिन बस इतना याद रखो कि अगर तुम्हें किसी चीज का भी अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देना है ना, तो उस चीज के बारे में जितनी डिटेल हो सके वैसे दिया करो। जैसे अगर तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना, उसमें तुम थोड़ी बहुत चीजें लिख के आ जाओगे, डायग्राम तुमने बनाया नहीं, घंटा मिलेंगे तुम्हें नंबर, है ना। तो जितना सटीक डिस्क्रिप्शन हो सकता है किसी चीज का, उतना दिया करो। वही हमारे पास क्या था, हमारे पास स्पीड थी, हमें उसकी एक वैल्यू असाइन थी, हमें पता था कि कितनी तेज चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये हमें पता था नहीं था। तो नॉर्थ में चल रहा था, इसमें अच्छा इसमें नहीं पता था, इसमें पता नहीं था। नहीं था। बहुत सही। फिर मैंने क्या किया, केपलर बाबा की मदद से मैंने एक फैंसी वर्ड ढूंढ लिया, किसे कहते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी। बहुत सही। फिर हमने वेलोसिटी की क्या मानी, वो है एक
डायरेक्शन बताना होगा। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर डायरेक्शन बताना। स्केलर, जिसके पास स्केलर भी हो। देख यहाँ पे क्या है इसका, ये है क्या, स्केलर पार्ट, जिसे मैं डिफरेंस करूंगा स्केलर, ठीक है। ये क्या है, क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। अरे भाई ये क्या है, नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन, बहुत सही, ये है डायरेक्शन। जबकि मेरे पास दोनों चीजें हैं, मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, तो मैं किसी को भी खा सकता हूं, उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, याद रख लो। इस पे लिख देता हूं मैं क्या, सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, बताओ भाई, सीपी मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। यस, उसका एक फैंसी वर्ड, केपलर बाबा अकेले अंग्रेज थे क्या? सीपी का मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जिसको तुम भूल सकते हो लेकिन तुम्हें भूलना नहीं है, समझे? तो ये है तुम्हारी सीपी। इसको मार्क कर लो अपने नोट्स पे, हाइलाइटर से किसी से भी मार्क कर लो भाई साहब। ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी मैं आगे इंट्रोड्यूस करूंगा तुम्हें बहुत सारी क्वांटिटी से जो कि वेक्टर होंगी, समझे? आगे चले, बहुत जबरदस्त, बहुत सही। मुझे पता है बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। बस मेरे साथ डटे रहना, पूरी फिजिक्स तुम्हारी मुट्ठी में कर दूंगा, ठीक है? आगे चले। हाँ सर। बहुत सही, चलो आगे हम लोग आते हैं फर्दर चीजों पे। अब मुझे ये भी पता चल गया, अब मैं बहुत ज्ञानी इंसान हो गया। सुनो, अब मैं बहुत ज्ञानी इंसान हो गया। अब तुम्हें मैथमेटिक्स आती है। अब देखो, ये मैं तुम्हारी क्रिटिकल एनालिसिस बना रहा हूँ, कैसे बनाते हैं। अब मुझे किसी ने बोला, खुद ओरली आंसर करने की कोशिश करना तुम लोग, कि वेदांत 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है ना? यस सर। वेदांत 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और 3 सेकंड में उसने, मतलब 3 सेकंड में दौड़ा, ठीक, समझे? यस सर। वेदांत 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और वो 3 सेकंड के लिए दौड़ा, तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 30 मीटर। क्यों? सर उसको मल्टीप्लाई कर दिया क्यों करा? सर, उसको क्योंकि उसको जुड़ता जा रहा है ना, वो जुड़ता जा रहा जितना वो भाग रहा है। है। अभी भी ऐसी कबार वाली बातें करोगे यार। अच्छा चलो बताइए, अगर वेदांत 299 मीटर पर सेकंड से भाग रहा होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, और 40 सेकंड के लिए भागता, तो मल्टीप्लाई कर देते? पता ही नहीं है भाई यार, क्या सिखाया फिर तुम्हें मैंने क्या बताया था? अब हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। स्पीड आप भूल जाओ, देखो स्पीड का तय था कि डिस्टेंस जहाँ पे चलते हैं, और स्पीड के बारे में आप वो वेलोसिटी के बारे में अब एक और चीज़ है जो कि मैं तुम्हें बहुत टेक्निकल बताने वाला हूँ। एक पहले मैं अभी ये वाली बात पूरी कर देता हूँ अपनी स्पीड के बारे में। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डी अपॉन टी, लिख देता हूँ शॉर्ट में समझ जाना, डी अपॉन टी, ठीक। अगर मुझे स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है, तो यार इसे इधर भेज देना, क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम नहीं सुना क्या तूने? बोल। सर सुना है। तो बस एस इंटू टी कर दे, हो गया। बल्कि इसे एस मत लिख, इसे कुछ और लिख, इसे कुछ भी लिख दे अपना एक्स वेरिएबल मान के, एक्स डॉट टी, या फिर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि एस का हम आगे यूज करेंगे, ठीक है? बिल्कुल क्लियर, साफ। अब इसे सीपी नोट कर, लिख। जब भी तुम्हें कोई क्वांटिटी, इसको फॉर्मूला को याद रखना, ये क्वेश्चन की एनालिसिस बता रहा हूं मैं तुम्हें। जब भी तुम्हें इनमें से कोई अननोन क्वांटिटी निकालनी हो और 2 की वैल्यू गिवन हो, किसी एक की निकालनी हो, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कर लेना। जैसे अगर मुझे टाइम निकालना होता, वेलोसिटी, वो स्पीड और डिस्टेंस गिवन होता, तो फिर मैं टाइम को ऊपर भेज देता जो कि मुझे निकालना है, स्पीड को नीचे ले आता, उससे वैल्यू निकाल देता, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तुमसे स्पीड का एक भी नहीं पूछने जाओ। अब हम आते हैं काम की बात पे, लिखो, हेडिंग डालो। क्या? अब आइए असली, जिसको स्किप करके देखना हो देख लेना, बहुत बेसिक पढ़ाता हूं। अब आती है काम की बात। काम की बात, देखो काम की बात क्या होती है? वेलोसिटी, जो कि मैंने एक टर्म डिफाइन करी थी, ठीक है? क्या होता है उसके बाद, जल्दी बताओ। वेलोसिटी जो डायरेक्शन डिफाइन करती है। वेलोसिटी डायरेक्शन डिफाइन करती है। भैया हिंदी में बोल ले अगर तुझे नहीं आता तो। वेलोसिटी एक ऐसी चीज होती है जिसके पास अपना एक स्केलर कंपोनेंट होता है और उसके पास एक डायरेक्शन असाइंड होती है। यानी कि मुझे पता होगा कि वेदांत किस गति से भाग रहा है और किस दशा में भाग रहा है ना? यानी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब तुम बेहोश होने वाले हो क्योंकि मैंने कुछ नया लिख दिया है ना? वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ। डायरेक्शन। ये डायरेक्शन दिख रही है, मैग्नीट्यूड। हाँ वैल्यू। हाँ, वैल्यू, बहुत सही। देखो खुद ही सीख जाओगे, मैं तुम्हें कम से कम बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद से चीजें फाइंड करना सीखो, ठीक? तो मैं क्या कह दूंगा, ये होगा क्या इसका? स्केलर है ना, और ये तो डायरेक्शन है ही।
तो जनरली हम वेक्टर वो वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, क्या उसके पास एक अपना स्केलर कंपोनेंट होगा और एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अब मैं इसका एक और फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। अब ये जो है ना, ये वाली चीज इसे नीचे ले आओ, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड, अब मुझे बताओ, जबकि डायरेक्शन तो वहीं पे छूट गई, ठीक, यस सर। डायरेक्शन वहीं पे छूट गई। अब मुझे इसके इक्वल कुछ रखना है, बताओ बेटे। ये फ्रेश, ये सही कर लिया, ये सबने नोट कर लिया क्या? ठीक है। अब देखो वेलोसिटी का ना मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी और स्पीड एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, मतलब कि उनका फॉर्मूला भी एक दूसरे से मेल खाता होगा। मिलता जुलता होगा। क्या टाइम की कोई डायरेक्शन होती है? टाइम की डायरेक्शन टाइम की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। नहीं होती। इसलिए हमें कुछ ऐसी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी जिसकी डायरेक्शन इसके अलोंग हो। और वो क्या चीज हो सकती है? सोचो, मैं तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करा रहा हूँ अपने आपसे, मतलब अपने आप से, मतलब ऐसे आंसर वगैरह देने की कोशिश करा करो। मैं तुम्हें एक और नई क्वांटिटी से वो क्या कहते हैं रूबरू कराऊंगा। बताओ वो क्या क्वांटिटी होगी? अगर टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब मुझे पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से रिलेटेड होगा। टाइम क्यों हटा दो, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बचा कौन? डिस्टेंस। बचा कौन? डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन होगी वेलोसिटी में, और क्या होगी वो हम देखेंगे, वो तुम नहीं सोच पाओगे। यानी मैं कह सकता हूं ये इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक और वर्ड नोट करो भाई, बहुत फैंसी सा आया है, ये हमारे किसी अंग्रेज चचा ने दिया था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टाइम हमारे पास क्या पता है, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, आया ना? रिपीट करते रहा करो मेरे साथ। ओके सर। डिस्प्लेसमेंट, वो टाइम कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। होती है। क्या होती है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डी, डी ब्लैक से लिखता हूं मैं, डी और उसके ऊपर एरो। अरे भाई वीडियो छोड़ के मत जाना, पढ़ते रहो, समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के पास एक वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं तो कौन, ये तो गजब हो गया सोना। जे का देख लो कि भाई डिस्टेंस के पास कब से वेक्टर होने लगा। मतलब मैं इधर कहूं कि ये है कितना, 299792458 मीटर। इतना बड़ा डिस्टेंस है, हाँ कि ना? यस सर। अब चलो कॉमा लगा देता हूं मैं, कितने होंगे ना, कितने हो गई है? 29,97,92,92,458 मीटर, ठीक है। अब ये कोई डिस्टेंस है कोई भी, है ना? ये इधर से लेकर इधर तक है, मान लो कि इसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, हाँ यार ना? यस सर। अब ये कोई डिस्टेंस है क्या? इसके पास कोई वो डायरेक्शन है? नो सर। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी है, स्केलर है ये, हाँ। कोई वैल्यू है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं है ना, नहीं है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इधर एक एरो लगा देता हूं। क्या अब इसके पास कोई डायरेक्शन है? यस सर। क्या? राइट में जा रहा है। राइट में जा रहा है, तुम्हें भी राइट में दिख रहा है क्या? बहुत सही। यानी ये कहां से जहां से जा रहा है? ए टू बी। अब ये डिस्टेंस भी और इसके पास एक डायरेक्शन भी है, इसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ओके सर। क्या समझ में आया? सर जो क्या कहते हैं, जो डायरेक्शन जो डायरेक्शन होती है स्केलर क्वांटिटी के पास, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बहुत सही। अब आओ आगे आओ। यानी मैंने एक नया फॉर्मूला क्या कर लिया, और ये हमेशा याद रखना, वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उनके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Direction। वेक्टर, डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन भी कह सकते हैं। मतलब जिस भी क्वांटिटी के ऊपर तुम्हें एक एरो लगा हुआ दिख जाए, सॉरी कैमरा सेट है क्या? दिख रहा है ना ऊपर तक? थोड़ा ऊपर, अब सही है। मैं दिख रहा हूँ साफ साफ, इसमें देखते रहिए। हाँ दिख रहा है। लिखा हुआ दिख रहा है? लिखा हुआ, हाँ दिख रहा है। चलो आगे बात करते हैं। मैं क्या कह रहा था, एक दुर्घटना हो गई थी, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं, लेकिन हमें कहाँ जाना है? तारों तक जाना है। कहंदी हुंदी सी चन तकरा बना दे, आ जाओ। डी वेक्टर अपॉन टी। टाइम की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना। टाइम डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, बट यस वी कैन असाइन अ डायरेक्शन टू आवर डिस्प्लेसमेंट। और ये डी वेक्टर जिसको हम अभी कह रहे हैं, ये क्या बन जाएगा? ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी डिस्टेंस होते हुए भी, ये याद रखना, ये नई चीज है तुम्हारे लिए। इस पे एक डब्बा बना लो कॉपी में लिख के। ये अब है तुम्हारा नया फॉर्मूला। इसकी यूनिट क्या होगी?
इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की कमेंट पे लिख दो। बहुत सही बताऊं, मीटर पर सेकंड। बस। अबे और क्या होनी थी, डिस्टेंस तो सेम ही है ना उसकी, तो मीटर ले रही, बस उसके बाद डायरेक्शन ही तो आ गई, आया ना। हाँ सर हाँ बस, बस मीटर पर सेकंड ही तो होगा, और क्या होगा, डायरेक्शन देने से क्या मीटर की यूनिट चेंज हो गई, नहीं हुई ना। बस चलो, अब वेलोसिटी की हमारे पास क्या हो गई, यूनिट वही हो गई जो कि हमारी स्पीड की थी, लेकिन अब इसमें एक नई क्वांटिटी आ गई, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी और हमेशा रिजल्टेंट में भी वेक्टर बनाना था। वेक्टर के इक्वल एक वेक्टर ही हो सकता है, टाइम वेक्टर होता नहीं है, इसलिए डी को हमने क्या बना दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दिया, जिसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझे, यस सर बहुत सही। यूनिट क्या होती है इसकी, डी डी के ऊपर एरो अब देखो डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन है, जो कि हमारे शायद ने, वो हमारे शायद से न्यूटन चाचा ने दी थी, एटलीस्ट ऐसा किताबों में तो बताया ही जाता है। जो क्या होती है, क्या होती है भाई, किसी को पता है क्या, बता दो, जल्दी से बता दो। डिस्प्लेसमेंट, इसको याद रखना, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। चलो लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा ना तुम्हें, थोड़ा जूम कर लेना, वैसे आजकल यूट्यूब पे जूम हो जाता है, राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम इससे डिनोट करते हैं डी वेक्टर से, वो क्या डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डायरेक्शन वेक्टर बिटवीन, ऐसे बिटवीन शॉर्ट में लिखते हैं तो मैं ऐसे लिखने की आदत डाल लो, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक, यस सर समझ में आया, कुछ नहीं आया, डेफिनेशन से समझ में आया, डेफिनेशन से क्या समझ में आया बताइए, क्या समझ में आया डेफिनेशन से, जो क्या कहते हैं, जो उसका डायरेक्शन वाह वाह चुप, मैं कह रहा हूं ये ए है, ठीक, और ये कोई बी पॉइंट है, इनके बीच में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, जल्दी अपनी अपनी कॉपी में बनाओ, बना लिया, 1 2 3 में बना रहा हूं, ये होगा। अब कोई कहे कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन मैंने यही क्यों कहा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ, हाँ या ना। यस सर मैं इससे जा रहा हूं, इससे जा रहा हूं या इससे जा रहा हूं, मैं कामचोर आदमी हूं, मैं सबसे छोटी वाली बात लूंगा, ठीक है, इसको याद कर लो, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, समझ गए। फर्स्ट और थर्ड पार्ट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों उससे लंबी है, लंबी है, टाइम ज्यादा नहीं लेते, हमेशा शॉर्टेस्ट वेक्टर बनाओ। अब मैं कह रहा हूं बेदी से ना, ए पॉइंट से शुरू करा, समोसे लेके आया, फिर वो कहीं गया, मैं उस प्लेस को एक्स बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ गया, लेकिन हमसे झूठ बोल के गया था, फिर ये आया वापिस घर पे, तो बताओ मम्मी क्या समझेंगी कि हमारा राजा बेटा सीधा यहाँ से यहाँ आया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा कुछ ऐसा, शॉर्टेस्ट, आया ना। यस सर बताओ क्या लॉजिक है इसके पीछे, बेदी से ना ए से एक्स तक गया, एक्स से बी तक गया, लेकिन उसकी फिर भी डिस्प्लेसमेंट कहां से हुई है, ए से, शॉर्टेस्ट वेक्टर, समझे कि नहीं, आया ना। हाँ सर अब इसको एक, सबसे पहले दो सांस लो, लंबी सांस। अब एक चीज देखो पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, बता दो क्या, रहोगे तो नहीं, समझ में आ गया तो आ गया, वरना रहने। ए एक्स वेक्टर प्लस एक्स बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। समझ में नहीं आया जिन बच्चों को समझ में नहीं आया इसे भूल जाओ, इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि वेक्टर एक ऐसे है एक ऐसे है, तो उसका हमेशा शॉर्टेस्ट वेक्टर कहां होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे होगा, इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, समझ में आया, कर लो, जिसको इनके पीछे का लॉजिक जानना था कि शॉर्टेस्ट डायरेक्शन वेक्टर क्यों लेते हैं, ये होता है, समझ में आया, कर लो वरना भूल जाओ। ओके ठीक है, सबको ये समझ में आ गया, जबरदस्त, कमेंट में कमेंट में आ गया, आ देना भाई समझ में आ गया तो, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच में, चाहे वो कहीं से भी चल के आ रहा हो, विधान पूरे ब्रह्मांड में घूम के आएगा और फिर भी बी पे आकर लैंड करेगा, तब भी उसका शॉर्टेस्ट वेक्टर कौन सा होगा, ए से बी, उसको कोई पाथ से लेना देना नहीं है। ठीक है, बहुत सही। अब बेदी से ना स्विमिंग करने गया अपने दोस्त नक्स के साथ, ठीक, ये है बेदी से ना, ये है नक्स, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, दोनों का वजन थोड़ा भारी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम रेसिस्ट नहीं है, इसके नीचे पानी है। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो हाँ। यस सर अब मैं हूं फिजिक्स का बंदा, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे बोलेंगे कृष्णा के, ठीक, हाँ या ना, इसे बोल देंगे वी, इसे बोल देंगे एन। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे दूसरा प्लेटफॉर्म में होता है ना, कि जहाँ पे एक पोल से दूसरे पोल, ठीक है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने, ठीक है।
अब दोनों ने रेस लगाई, मैंने गोली बजाई, मैंने कही भागो, ये दोनों भागे, मतलब कि तैर के गए, ये इधर आ गया। नक्स वहीं पर अटक गया, वो थक गया था। वेदांग फिर भी वापस आ गया, ऐसे तैरते तैरते, बहुत बड़े तैरता वो। फिर वेदांग अगर तैर के आ गया, फिर भी मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोला था इनसे कि जो भी ज्यादा चलेगा वो विनर बन जाएगा। तो वेदांग ने सोचा कि मैं इनके राउंड काटाऊंगा तो फिर मैं विनर बन जाऊंगा, लेकिन मैं फिजिक्स का आदमी होता, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेदांग यहां से घूम के वापस आ गया था, तो मेरे लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। लेकिन नक्स का क्या हो गया? मान लो ये 20 मीटर का पूल था, इतना तैरा जाएगा इनसे। मान लो ये 20 मीटर का पूल था, लेकिन वेदांग का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जिसे मैं बोल दूंगा डीवी वेक्टर। वेक्टर लिखने की आदत लगा लो, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, और अगर नहीं कटे तो टीचर से बोलना, अपने काट लेगा, ठीक है। डीवी क्या हो गया? 0। लेकिन वेक्टर का रिजल्ट हमेशा वेक्टर आता है, तो 0 पे भी एक वेक्टर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। फिर नक्स चला, नक्स यहाँ पे चला 20 मीटर, और ये यहाँ पे पहुंच के थक गया और फिर अटक गया यहाँ पे। लेकिन विनर कौन बना? नक्स बना, क्योंकि मैं कौन सा आदमी हूँ? फिजिक्स का आदमी हूँ, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? नॉर्थ, मतलब 20 मीटर। और डायरेक्शन क्या मान लो? डायरेक्शन कोई एक्स कैप मान लो, जिसको हम लिख देते हैं एक्स कैप, इसे अभी इग्नोर करो, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी किसकी ज्यादा हुई? नक्स की। लेकिन चला ज्यादा कौन? डिस्टेंस किसकी ज्यादा कवर्ड हुई? वेदांग की। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को पाथ से फर्क नहीं पड़ता, किससे? पाथ से फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से फर्क पड़ता है। अगर कोई आदमी, मैं सोचो इधर से चल रहा हूं, मैं पूरे चक्कर काट के आ गया, ऐसे वापस आ गया इधर ही, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना हुआ? इनिशियल पॉइंट से 0। लेकिन अगर मैं वहां पे चला गया 2 मीटर अवे इधर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लो कि 3 मीटर हुआ, ठीक। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये लाइन लिख लो, तुम भूल जाओगे, सीपी मार्क कर लो से, क्रिटिकल पॉइंट करो, लिख लो 1 2 3 4, 1 2 का 4 4 2 का 1, समझ गए? माय नेम इज लखन, ठीक। समझ में आ गया? जबरदस्त। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अपने आप वीडियो पॉज करो और अपने आप से पूछो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सब चीजें रिपीट करो, एक बार पूरी कॉपी को रिवाइज करो, जो मैंने अब तक बताया तुम्हें अच्छे से, ठीक। और मेरी गारंटी है तुम कहीं नहीं अटकोगे। आगे बताऊं? चलो आगे। बहुत सही। अब हमारा हुआ इसका किस्सा समाप्त, हुआ कि नहीं? यस सर। लेकिन जब तक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा। एक चीटी है, आया ना? यस सर। तू है क्या? एक चीटी है, उसने ऐसी बात चली, कैसी? ऐसी, अरे बड़ी अजीब बात है बे। ऐसी बात चली और फिर को लौट के अपने घर आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बताओ, जल्दी से बता दो, बताओ कितना हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट? अपने घर लौट के आई तो बताओ। 0। वेलोसिटी कितनी हुई? वेलोसिटी कितनी हुई? तो वही तो बता उसने कितना चला है। पता तो है तुम्हें कितना चला है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसकी वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी? 0। बस, हाँ अरे हाँ। भाई तो मैं भी तो हाँ कह रहा हूँ। तो नहीं, कुछ को यकीन नहीं होगा ना कि उसकी चलते हुए भी वेलोसिटी कैसे 0 हो गई, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर डिफाइन किया। जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ बताया था, तुम्हें इग्नोर करने के लिए कहा था, उससे ही आता हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ इनके बीच की कितनी होगी? दोबारा चल के वहीं पे आ गए तो 0 ही होगी ना भाई। तो इसका आंसर आ गया 0। और अगर मैं एक और पॉइंट पूछूं कि अगर ये घर पे नहीं आई, अगर ये यहाँ पे चली, मुझे करना है ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाओगे तुम? ए से बी से। ए से बी से। ए से बी से? क्या बोला? ए से स्टार्ट से फिर बी से एंड। ए से चली, बी पे आई, मतलब बी पे आकर रुक गई, इतना चल गया। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाओगे? वहाँ से सीधी लाइन। अब सिंपल सी बात है, ऐसे कर दे। हाँ एक खेत देंगे, क्या फालतू का लंबा ले जाना। तो आप जब भी इसकी डिस्प्ले वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो फिर यही डायरेक्शन वेक्टर कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा और इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अब जबकि एवरेज का नाम आ ही चुका है तो हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एवरेज? किसी को पता है? मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं या फिर एवरेज भी बोलते हैं, बताओ। एवरेज इज, किसी भी चीज को लो, टोटल कर दो उसका, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरी टर्म, समझे? ऐसे ही स्पीड में क्या होता है? टोटल, बताओ जल्दी, टोटल क्या होगा मेरे पास ऊपर? डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं।
अगर कोई आदमी ऐसे लूप में घूम रहा है, वो 400 मीटर का ग्राउंड है, तो फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा। बहुत सही। आगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगी हमारी क्या। अब इसका यूज समझ लो कहाँ आता है। जैसे मान लो कोई है ईशांत, जैसे ईशांत चला अपनी नानी के घर। ईशांत नानी के घर जाते हुए बहुत ही मतलब रौंद पे ली उनने स्कूटी पे, तो कभी भाई साहब 80 पे भगा देवे, कभी 30 पे चलावे, कभी 80 पे भगा देवे, कभी 90 पे चलावे, है ना। तो अब मैं उससे पूछी यार फोन पे कि भाई तू कितने पे चला रहा था, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था ना बेचारे का, हरामी सॉरी। तो मैंने उससे पूछी कि भाई तू कितनी स्पीड पे चला रहा था गाड़ी। उन्होंने कहा यार कभी 23 पे, कभी 80 पे, कभी 80-90 पे। मैंने पूछी यार ये कैसा जवाब है, मुझे एक बता कि तू मतलब ज्यादातर किस स्पीड पे रहा, एवरेज बता अपना। तो उन्होंने कहा कि यार देख मैं इतना डिस्टेंस कवर किया है, 250 किलोमीटर है मेरी नानी के घर, और मुझे करीब 2 घंटा लगा जाने में, तू कैलकुलेट कर ले। तो मैंने कर लिया। करो भाई कैलकुलेट, मुझसे पहले हो जाना चाहिए कैलकुलेट। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस इन मीटर में रखते हैं, 250 किलोमीटर था, समझे। किलोमीटर कितना घंटा लगा बताओ। 2 घंटा लगा, 2 आवर्स। वैसे किलोमीटर प्रति घंटे में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम मीटर्स पर सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, ऐसा यूनिट में निकालना। अगर क्वेश्चन में भी ऐसा यूनिट वो उसमें दे रखा हो कि किलोमीटर मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तब निकालना इसमें। ठीक, बताओ कितनी हो गई। 12.5 निकाल लिया। 12.5 है। गलत कर दिया। कितना हुआ अब करना। 2 1 जा 2। अरे मैंने उसको उससे काट दिया, गलत नंबर लिख दिया मैंने। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नीचे बता 10, आ गया 1। 125 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। मैंने बस 25 ही लिख दिया। 250 किलोमीटर प्रति 2 घंटा। अब इसको एक ट्रिक बताता हूं जिससे तुम कन्वर्ट कर सकते हो। किससे कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में। जल्दी करो, डिवाइड करना है। करो। किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। आ रहे हैं। हो गया। देखो अभी ट्रिक बताता हूं उसकी, कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। देखो किलोमीटर प्रति घंटा में करना है हमें। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। शिट, अब करो ऐसा। किलोमीटर प्रति घंटा लिख लो अभी के लिए बस, क्योंकि यूनिट हमें कन्वर्ट करनी है मेनली। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। बोलो हाँ, 1000 मीटर बटे कितना है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 60 नहीं, 36 60 × 60 3600 36,000 बोल रहा था तुम। 3600 बोला मैंने। 1 घंटा, ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट, उसमें 60 सेकंड, तो इससे आ जाएंगे हमारे टोटल सेकंड। ऐसे कन्वर्ट करने के आधार डालो, फिजिक्स में बहुत करने पड़ते हैं। उधर से कैप उठा लो नीचे। तो इसको कैलकुलेट करो भाई, कितना आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, तुम मत करो वरना मेरी तरह नाकारे बन जाओगे। कैलकुलेटर मत यूज करना प्लीज, भगवान के लिए। 0.27 5/18 5/18 भाई मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे याद था यार 5/18, समझे क्या। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो वो मीटर पर सेकंड में 5/18 मीटर पर सेकंड से चलेगा। और यदि तुम इसमें यूनिटरी मेथड लगा दोगे तो अगर मुझे किलोमीटर, ये तरीका रट लो, हाँ कभी कभी कहना पड़ता है मुझे, रट लो। स्पीड इन थी किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर मुझे इसको निकालना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो जो भी स्पीड दे रखी हो, मान लो कि कुछ x दे रखा है, उसे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ठीक है, हाँ या ना, तो वो आ जाएगी तुम्हारी मीटर प्रति सेकंड में। समझ गए। और यदि तुम्हें इसका उल्टा करना हो, क्या, यदि तुम्हें स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी हो, स्पीड इन मीटर ना, स्पीड इन किलोमीटर में निकालनी हो, सॉरी, क्योंकि मीटर पर हमने निकाल दिया ना, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर में निकालनी हो तो क्या करो, मान लो तुम्हें x कुछ मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा, है ना। इसमें देखो लिख देता हूं मैं, जो ये गिवन x होगा
x इन किलोमीटर प्रति घंटा, समझे? घंटे यस सर। बोलो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, हाँ या ना? मेरे x और मल्टीप्लाई थोड़े एक जैसे लग रहे हैं देखने में, काम चलाएगा। ऐसे लिख लो, ऐसे कर्सिव में, ठीक है? समझ लो, रट लो अच्छे से। क्या एग्जाम में डायरेक्ट यूज कराना ये? वैसे करके दिखा देना, लेकिन ये वाला स्टेप लिख देना अगर तुम डिस्क्रिप्टिव वाला दे रहे हो तो, क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई कि टीचर नंबर काटेंगे नहीं काटेंगे, अपने टीचरों से पूछ लेना। तो इसमें जब हमें किलोमीटर में निकालनी है तो क्वेश्चन में किसमें गिवन होगा? मीटर पर सेकंड में, x गिवन इन मीटर पर सेकंड। अब ये ट्रिक रट लो अच्छे से। क्या, यदि स्पीड निकालनी है मीटर प्रति सेकंड में, तो जो कि दे रखा है तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटे में, उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? मैं इसे सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देता हूँ। ये लिख लिया सबने 1 2 3 को, और ये एवरेज वेलोसिटी वाला समझ लेना तुम कैसे निकालनी मैंने। एवरेज वेलोसिटी का यानी कि ईशान करीब इतने किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहा था, बहुत देर। चलो आगे देखो। यदि तुम्हें ऐसे लिखो फ्लो चार्ट बना के, बिल्कुल ऐसे छापना जैसे छाप रहा हूं मैं। मीटर पर सेकंड से किस में करनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किससे मल्टीप्लाई कराओ? प्रीवियस स्लाइड छापी थी, बहुत बढ़िया बेटा। तब मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ठीक है? तो तुम्हें रिजल्ट किसमें मिल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब दूसरा क्या है? यदि तुम, ये है गिवन है, हाँ कर लेना, तुम गवा रहो, मैं तुम्हें मेथड बताया था, सीखे नहीं मैं क्या करूंगा। किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, उसके बारे में बाद में बता दूंगा मैं, अभी देर हो रही है ना थोड़ी। किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन हो, देखना गिवन की लाइन है ये। कन्वर्ट किस में करनी है? एरो ध्यान से देखा करो, एज इट इज कॉपी में बनाओ। मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है, इसको कह देता हूं मैं क्या? निकालनी है, आया ना? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एनी गैस? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी वेलोसिटी तुम्हें मीटर पर सेकंड में गिवन हो, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी हो, 18/5 से करेंगे। देखो याद करने की ट्रिक और बताता हूं। बड़ा कौन होता है, मीटर या किलोमीटर? किलोमीटर बड़ा होता है, बहुत सही। तो अगर तुम्हें किलोमीटर में निकालनी है तो ऊपर कौन सा नंबर रखेंगे? बड़ा वाला, यानी कि 18 ऊपर होना चाहिए। और तुम्हें छोटे में निकालनी हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? छोटे वाले नंबर से, छोटा वाला नंबर ऊपर होना चाहिए। मीटर, आंख बंद करो, मीटर छोटा है, मीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि किलोमीटर में आ जाए? बड़ा वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 18/5। और अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो हमें छोटे में कन्वर्ट करनी है बड़े से, तो किससे करेंगे? 5/18। समझ गए? बहुत सही, लिख लो इसे। मिटा रहा हूं, मिटा दें, आगे चले। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताइए। किसका? दिख नहीं रहा तुम्हें? सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। शुरू करें, जबरदस्त। दोबारा जोश वापस लाओ अपना। चलो, किस पर दें हम? प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, सब करेंगे। करना है कि नहीं? बोलो। यस सर। बोलो मरो यार, ये हलवे चलना है अभी। थोड़ा मैंने कर लेना ना दिख रहा हो तो। अबे ऐसे ही बना रहा हूँ यार, ये अर्थ है, ठीक है? सभी बच्चे एक काम करेंगे, अर्थ का रेडियस चेक करेंगे नेट पे, जल्दी। इसे बोल देते हैं हम RE, ये हो जाएगा अर्थ। और एक सैटेलाइट इसके चक्कर काट रही है कुछ ऐसे। अर्थ से दूर उड़ती है ना थोड़ी सैटेलाइट, भाई साहब जमीन पे उड़ती है ना? तो ये है करीब कितने किलोमीटर दूर? 6563 6563 या 64? 6563 compared to us. Mean radius देखना है हमें। The radius of the earth is 6371। वही था ना, पहले मैंने 6400 को लिखवाया था। देखो ये जो सैटेलाइट है ये 500 किलोमीटर ऊपर उड़ रही है, किसके? अर्थ के, ठीक? अर्थ का रेडियस मैं लिख दे रहा हूँ अभी, और ये याद कर लो, बहुत जगह काम आता है। अर्थ का रेडियस कितना होता है? ये 6370, ऐसा याद कर लो, ठीक? और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसे ऐसा भी लिखते हैं, कितना?
रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6400 किलोमीटर है ये। सोचो कितनी बड़ी अर्थ है, 6400 किलोमीटर रेडियस, यानी कि इसका डायमीटर जस्ट इसका डबल, करीब 12,000। सामने चलाओ जिंदगी में। और क्या चलिए, इतनी तो गाड़ियां बाइकें चल जाती हैं यार। सोचो अर्थ का रेडियस इतना है, तुम्हें आज पहली बार पता चला तो मुबारक हो। अर्थ का रेडियस है करीब 6400 किलोमीटर। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 6400 यूज करते हैं, और ज्यादातर ये लिखा जाता है क्या क्या ये 6370 किलोमीटर, ठीक है। आगे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये होमवर्क क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, मैं नहीं करा रहा। ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, जिसको हम बोल देंगे सैटेलाइट को सैटेलाइट पी। सैटेलाइट पी जो है वो एलोन मस्क के लिए काम नहीं करती है, और उसका मतलब वो 500 किलोमीटर ऊपर अर्थ की सतह से उड़ रही है, ठीक। अब मैं कहता हूं कि सैटेलाइट का ऑर्बिटल पीरियड भाई ऐसी क्वेश्चन बनाता हूं मैं, देखने में डरावने लगते हैं लेकिन सब हलवे नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ हलवे होते हैं। ये नहीं कह रहा, समझ में आते एक ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगता है, तो वो हो जाएगा 20 घंटे, हाँ या ना। देन द क्वेश्चन इज कैलकुलेट इट्स एवरेज क्या, मेरी राइटिंग थोड़ी वैसी है ना। एवरेज ऑर्बिट तो मतलब जानते हो ना तुम, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, निकाल लेंगे सभी। और जब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करता हूं तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, मतलब कि वही जो डिस्टेंस नॉर्मल वाला होता है, जब भी मैं कहूँ मैग्नीट्यूड, तब वो नॉर्मल वाला निकालना, डायरेक्शन मैटर नहीं करता था, ठीक है ना इसमें, क्योंकि हर जगह पे डायरेक्शन ऐसे चेंज हो रही होगी। सोचो अभी मैं बताऊंगा बस तुम्हें कि वेलोसिटी ऐसे जा रही है, इधर एक है, ऐसे मुड़ेगी इधर हो जाएगी, ऐसे मुड़ेगी इधर हो जाएगी, मेरी तरफ आएगी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके डायरेक्शन हो जाएगी पूरी। ये होमवर्क में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ऐसे लिख दो इस पे थोड़ा अच्छा से लिखेंगे। C++। गृह कार्य यह तुम्हें करके कमेंट में जवाब देना है, यदि किसी ने नहीं दिया तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, ठीक है। आगे देखेंगे सभी, मिटा दूं, ओके। इसका सभी लोग जवाब देंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा में देना है, वरना फिर बहुत बड़ा जवाब आएगा, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटे में देना है जवाब। आगे बताएं, ठीक। अब आगे देखो, क्या देखें, बोलिए। क्वेश्चन तो मैं एनसीईआरटी से करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट से जाऊंगा बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो दूंगा अभी तुम कर भी नहीं पाओगे, जब सारी चीजें पढ़ाऊंगा तब दूंगा बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसकी, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाएंगे हम। अब हमने वेलोसिटी निकाल ली केपलर बाबा के नियम से, गैलीलियो जी की मदद से, और वेदांत के एक आइडिया से। अपन ने वेलोसिटी निकाल ली, और ईशांत के उससे हमने क्या सीखा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फाइंड करना सीखा। एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो वेक्टर के तरीके से निकल गया, जल्दी लगा, टूटा ना। कर दो, सॉरी भाई और बहनों, थोड़ी दुर्घटना हो गई थी यार, ये दिक्कत हो रही है बस इसमें। छोड़, सही आ रहा बोर्ड सही आ रहा, देख सेट कर दे, बस ज्यादा मत हिला, इससे मत हिला, इससे हिलाएगा, हाँ सही है। ये लॉक सब क्यों क्या आ रहा है? ना उसकी चिंता मत करो, बस चल रही है ना, ठीक है। काउंटिंग हो रही है, ये देख ले, सही है, ओके। करें हो रहा है। हट, उसमें कुछ ना हो रहा, 12 घंटे तक हो सके। आगे चले, देखेंगे क्या हाँ 12 घंटे तक? हेलो, आगे चले। बहुत बढ़िया, दुर्घटना हो गई थी, कोई बात नहीं, होता रहता है। ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं सारे दौर, अभी भी सफर जारी है। चलो शुरू करेंगे एक्सप्लेनेशन, बता दिया मैंने, सॉरी। चलो मिसलेनियस वे में शुरू करेंगे, क्या आगे की जर्नी, कहानी, जो भी बोलो। हमने वेदी सेना की मदद से फाइंड किया था क्या, फिर से रिकॉल करो मेरे साथ। हमने क्या क्या फाइंड किया था, आगे बंद करो। पहले हमने देखा था कि स्पीड के साथ ये गैलीलियो ने हमें बताया था कि ये सब करो, स्पीड आती है, रेशो होता है। फिर यूनिट्स देखी थी हमने, यूनिट्स कौन कौन सी होती है, ऐसा यूनिट वगैरह। उसके बाद क्या देखा था हमने, उसके बाद देखा था हमने कि वेलोसिटी देखी थी, वेलोसिटी और स्केलर और वेक्टर अच्छे से समझ लेना, वरना मैं चुप। स्केलर और वेक्टर आखिरी बात है, स्केलर और चुप हो जाए।
स्केलर और वेक्टर में हमें अंतर जानना था। मैंने तुम्हें बताया था कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है और वेक्टर क्वांटिटी के पास न्यूमेरिक वैल्यू प्लस डायरेक्शन भी होती है उसके पास। और फिर वेक्टर क्वांटिटी बहुत सारी होती है। एग्जांपल में तुमसे टीचर पूछ सकता है कौन कौन सी होती है, तो कह देना एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह जितने भी मैं अभी बताऊंगा वो सब लिख देना, ठीक है। थ्योरी पेपर आएगा तुम्हारा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। एनसीईआरटी देखना चाहो तो देख लेना, वैसे इतनी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा देख लेना उसके, वो तुम्हें जनरल क्वेश्चन पता ही होंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि वेलोसिटी वगैरह कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी की वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने बड़ी लंबी चर्चा करी थी। उसके बाद हमने एवरेज स्पीड देखी थी शांत की वजह से। देखो इनको कैरेक्टर से याद रखना, बिल्कुल कहानी बुनते जा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। बिल्कुल कैरेक्टर से याद रखना कि पहले विदांग और उसमें रेस हुई और फिर गैलीलियो आया, गैलीलियो ने बताया कि अपन लोगों को क्या करना चाहिए और ये सब चीजें, ठीक है ना। तो इन चीजों को ऐसे फ्लो में याद रखना। अब देखो और कुछ करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब आगे अपन ने चलना शुरू किया और हम आ गए कहाँ, हम आ गए एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे जिधर बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। और हम वहाँ, मतलब मैं गया था वहाँ पे, मैं वहाँ से एक बहुत प्यारे दोस्त से मिला जिसका नाम था हर्ष। अब हर्ष बड़ा ही अच्छा बच्चा था, बड़ी शैतानी करता था, ठीक है। तो उसने मुझे दौड़ना वगैरह सिखाया। वो बहुत अच्छा रेसर हुआ करता था। अब वो रेसर था, देखो भाई मेरा क्या था, मैं दौड़ता था क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री जानते हो ना, मतलब लंबी मैराथन होती है, करीब 7-8 किलोमीटर की, स्कूल में होती थी अपने। तो वो मैं दौड़ता था, अच्छी रैंक भी आई थी काफ़ी। बाकी मेरा दोस्त था जो बेस्ट फ्रेंड, वो हर्ष था। हर्ष वैसे दौड़ता था, मतलब वो लॉन्ग रेस में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ उसमें बहुत अच्छा था। वो शॉर्ट रेस होती ना 100-200 मीटर वाली, 100-200 मीटर वाली में भाई गोल्ड आए थे उस बंदे ने करीब 2-3 इवेंट्स में लाए थे गोल्ड। तो बहुत बड़े मतलब दौड़ता वगैरह था। तो भाई मैंने उससे पूछा यार कि तू मतलब इतनी जल्दी दौड़ता कैसे है, क्योंकि मेरे से नहीं दौड़ी जाती वो शॉर्ट रेस जो होती है, मैं लंबी रेस दौड़ लेता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू इतनी जल्दी रेस कैसे कंप्लीट कर लेता है। वो कहता भाई मैं तो बस जैसे शुरू करते हैं ना रेसर ऐसे होते हैं, देखो दिखाता हूँ मैं। जैसे ये है रेसर, मान लो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसे बैठते हैं ना, हाँ ऐसे कुछ करके ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, है ना। तो फिर मैं इधर खड़ा हुआ था, मुझे क्या कहते हैं, आज मैं एक और टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ, लिख लो इसे, क्या, ऑब्जर्वर। क्या होता है ये, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर नाम से पता चल रहा है क्या, जो कि ऑब्जर्व करता है, बहुत सही। आगे ये कौन होता है, ये होता है, वैसे को बोलते तो नहीं ऐसे, हाँ ये बोल लो सिस्टम, वैसे सिस्टम अजीब सा वर्ड लगता है तो बोल लो कैंडिडेट, या फिर जो भी तुम बोलना चाहो अभी के लिए बोल देते हैं हर्ष, ठीक है, बहुत सही। आगे हर्ष जो था, हर्ष 100-200 मीटर दौड़ता था, बहुत कैडी रेस दौड़ता था और बड़ी शैतानी करता था और 2 गोल्ड मेडल लाया था बंदा, बहुत सही बंदा था, दिल का बहुत बढ़िया था, बड़ी शैतानी करता था। आगे उसने क्या बताया मुझे कि भाई मैं पहले तो बिल्कुल ऐसे बैठा रहता हूँ और फिर जैसे ही वो विसिल बनती है, ये मैं हूँ, जैसे ही मान लो कि मैंने मारी, मैं विसिल मारता हूँ, फिर क्या होता है, जैसे ही मैं विसिल मारता हूँ भाई साहब ये फट से दौड़ता है ऐसे, जैसे ही मैं विसिल मारता हूँ ये ऐसे दौड़ता है और फिर वहां पे जाके रुक जाता है। करीब यहाँ पे मान लो 100 मीटर हो गया, है ना, 100 मीटर इन्हें दौड़ लिया कितने सेकंड में, मान लो डिस्टेंस कितनी हो गई, ऐसे लिखने की आदत डालो मेरे साथ, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, 100 मीटर। टाइम कितना लगा होगा, बढ़िया रेसर है तो टाइम लगा होगा करीब 10 सेकेंड। यूसेन बोल्ट कितने में दौड़ता है, कमेंट करके बताओ, 9 पॉइंट कुछ सेकेंड। चलो अब इसने दौड़ी भाई साहब 100 मीटर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही होगी पूरे टाइम? अपना कमेंट में जवाब लिखो और ये वाला टाइम स्टैम्प डाल के लिखना, क्या इसकी वेलोसिटी, क्या हर्ष भैया की वेलोसिटी पूरे टाइम कांस्टेंट रही होगी, हाँ या ना? जवाब है नहीं। अब यह था क्यों, क्योंकि उसने मुझे बताया कि मैं एकदम से उठता हूं और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज करके एकदम मैक्सिमम तक ले जाता हूं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो उसको कहते हैं हम, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, हाँ या ना? पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? अब देखो मैं तुम्हें कन्वेंशन सिखाने जा रहा हूं। कन्वेंशन मतलब समझते हो? कन्वेंशन मतलब कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें वैसे ही लिखनी पड़ेगी जैसे कि वो डिनोट की जाती हैं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, पहला लिखो u, दिख रहा है क्या तुम्हें? u इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी, लिखो u इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी, बहुत सही। और लिखो v क्या डिनोट करता है, नॉर्मल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो समझ में आया? तो अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हर्ष की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे, बताओ। हर्ष की इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स, इधर लिख रहे हैं ना सब डेटा, u इक्वल्स कितनी, 0 होगी। बोलो समझ में आया? ठीक है, बहुत सही। तो हर्ष की फाइनल वो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी u इक्वल्स 0। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करना है, अब मुझे, जैसे हमने क्या किया था, वेदांग जितनी तेज भाग रहा था
वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे भागा था, लेकिन इधर क्या दिक्कत है, अब इधर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब मुझे एक वो निकालना है कि ये वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, क्योंकि हर्ष ने मुझे बताया कि भाई साहब जितनी तेज मैं वेलोसिटी अपनी चेंज करूंगा ना, उतनी जल्दी मैं रेस जीतने के मेरे चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी उतनी हाई होगी उसकी। अब जितनी तेज वो अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा उतनी तेज वो मतलब भाग पाएगा और फिर जीत जाएगा इवेंचुअली। फिर मुझे क्या करना था, मुझे एक पैरामीटर डिफाइन करना था। मैं था फिजिसिस्ट बंदा, मैंने कहा यार चल ठीक है, तुम्हें समझा तो दिया, यही कर लेते हैं हम। मैं बैठा भाई साइड में टाइम क्लॉक लेके, टाइम क्लॉक मैंने देखा मतलब स्टॉप वॉच, टाइम लगा 10 सेकंड 100 मीटर कवर करने में। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब मैंने उसकी वेलोसिटी फिनिश लाइन पे नापी, इसे कहते हो फिनिश लाइन, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, क्या कहते हो उसे, फिनिश लाइन। फिनिश लाइन। तुम भी फिनिश हो जाओगे, कोई नहीं बचता धरती पे, तो क्या पढ़ाई छोड़ दें, नहीं ठीक है, फिनिश लाइन। अब मैंने फिनिश लाइन पे जब उसकी वेलोसिटी देखी ना, वी फाइनल या फिर वी कहते हो सीधा फाइनल वेलोसिटी, और वी हमेशा ध्यान रखना ऐसा मोड़ के बनाना, ये बनाते हो ना जैसे कुछ लोगों को आदत होगी वी ऐसे बनाते हैं, तो बस इसको ऐसे मोड़ देना, वी की पूंछ निकाल देना, ऐसे ऐसे करके पूंछ निकाल देना वी की, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी टर्म होती है ना, वॉल्यूम विस्कोसिटी वगैरह, ये मतलब ये सब ज्यादातर पोटेंशियल वगैरह ये सब वी से डिनोट करी जाती है, तो फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है उससे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, मैंने उसकी नापी होगी लगभग, हाइपोथेटिकल माननी पड़ेगी मान लो एवरेज इंसान की 20 मीटर। एक बात बताऊं, चलो वेलोसिटी निकालो फिर इसकी, जो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है ना उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी निकालो कि फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अगर वो एवरेज उससे चलता। बताओ कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट मत करो, देख के बताओ। 10। निकाल ली, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, क्या यही आ रही है, हाँ 10 मीटर पर सेकंड, तभी तो 10 मीटर पर सेकंड कवर किया होगा। तो कांस्टेंट नहीं है ना, हाँ कांस्टेंट नहीं है तो थोड़ी कम मान लो, अप्रोक्सीमेटली। ना ज्यादा माननी पड़ेगी। बताऊं क्यों, 100 मीटर कवर करना हमें 10 सेकंड है, अगर 10 सेकंड वेलोसिटी होती तो कांस्टेंट रहती, लेकिन हमारी पहले कौन सी थी, पहले जीरो वेलोसिटी थी, फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी, है ना, हाँ या ना। तो अगर थोड़ी बड़ी होगी तो पहले कम रही होगी, फिर उसने बाद में और ज्यादा इंक्रीज करी होगी, पहले वाली कम को कंपनसेट करने के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन सुन लेना दोबारा रिपीट करके। तो फिर वेलोसिटी थोड़ी नीचे माननी पड़ेगी, मान लो वो थोड़ी ऊपर माननी पड़ेगी, ज्यादा होगी ना कम को कंपनसेट करने के लिए, तो मान लो 12 मीटर पर सेकंड मैंने मान ली, बहुत तेज वेलोसिटी होती है भाई साहब ये, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 12 मीटर पर सेकंड। अब मुझे उसने ये बताया था कि जितनी तेज वेलोसिटी चेंज करोगे उतनी जल्दी रेस जीतोगे। मैंने एक पैरामीटर बना लिया, क्या, जितनी तेज वेलोसिटी चेंज करोगे टाइम के साथ उतनी तेज तुम्हारे भागोगे, और उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन। एक और टर्म आ गई, लिखो एक्सेलरेशन, हेडिंग डालो और उसके नीचे ही ये सब बना दो, हेडिंग डालो एक्सेलरेशन। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू a wonderful guy which is called as acceleration, and of course it is also a vector quantity because it is derived from vectors। इधर देखना मैंने वेक्टर नहीं लगा रखे हैं, अभी मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन। इट इज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसी डेफिनेशन लिख दो, तुम्हें एग्जाम में लिख के आनी पड़ेगी। जैसे मैंने शायद से वेलोसिटी की नहीं लिखवाई थी ना, वेलोसिटी की लिख लो, मतलब पीछे को पन्ने करके लिख लियो, एक उसमें चीटा सा मतलब छोटा सा डब्बा डाल के लिखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और रेट क्या होता है, हर चीज का रेट डिफाइंड होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो अपने आप से ही अंडरस्टूड है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिवाइड करा हुआ उससे। क्या, लेट मी रिपीट इट, हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में भी लिख लियो, पहले मतलब अंग्रेजी में लिख लो, तुम अपनी तरफ से बनाना चाहो, लेकिन डेफिनेशन ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये बस ये होती है। और हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में, दिशा के चेंज होने का दर। चुप, अब ऐसे लिख दो, डिस्टेंस के बदलने के दर को गति कहते हैं, या फिर ऐसे कुछ लिख दो यार, इतना हिंदी में क्या बोलूंगा, चुप रहो टाइम वेस्ट कर दिया यार तुमने। अब भाई अपने हिसाब से लिख लो यार हिंदी में सब कुछ मेरे से करवाओगे, कुछ चीज को तो डालो, ठीक है ना। अब इसको क्या कहते हैं, इसका लिख लो एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन को लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इसको अगर मैं न्यूमेरिक टर्म्स में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, अभी ए ही डाल देते हैं, ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब दो बच्चे बेहोश हो गए कि ये डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू चेंज या फिर डिवाइड लगेगा भाई साहब, डिफरेंस। डेल्टा इज इक्वल्स टू चेंज या डिफरेंस। डिफरेंस पता है क्या होता है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस पूछूं तो कितना होगा, ये जो मैंने वेलोसिटीज तुम्हें दी हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताओ, दो दिख रहा है इनका डिफरेंस, 0 और 12 का डिफरेंस 2 होता है। -2
कतई खतरनाक बच्चे, खत्म बच्चे हैं। ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता है चेंज। जैसे इनिशियल की पूछी है। तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन कितना है, टाइम डिफरेंस, पहला टाइम तो 0 ही मानेंगे ना भाई, सेट t इक्वल्स टू 0। फिर मेरे पास स्टॉप वॉच थी, इधर हर्ष दौड़ रहा है, इधर मैं हूं ऑब्जर्वर, 0 से 10 यानी कि ये भी 10 माइनस 0 आया ना। फिर हम निकालेंगे 12 अपॉन 10 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जल्दी से कोई बच्चा निकालो अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करो। क्या क्या पीएनसीसी सिचुएशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बच्चा बेहोश होते हुए कि भाई साहब स्क्वायर कहां से आ गया, देखो रफ कॉपी निकाल अपनी चिंटू, मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होती है सेकेंड, ये नीचे जाएगा बचेगा क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना। फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच गया तो इधर क्या आ गया मीटर पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना। बोल भाई बहुत सही। आगे बता इसकी क्या कोई डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को मान ले, जब भी मैं कोई डायरेक्शन असाइन ना करूं तो बाय डिफॉल्ट मान के तुम्हें करना है एग्जाम में, चाहे ऐसे बना देना, तुम्हें ऐसे नंबर मिल जाएंगे भाई, सही बता रहा हूं। अगर कुछ क्वेश्चन में ना दिया हो और फिर भी मतलब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो फिर भी तुम अपनी तरफ से करके आना। इधर क्या होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, अपने आप से लिख के आना कि मैंने इस तरफ मानी है, तो इधर कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, अब बन जाएगा वेक्टर। पहले ये था मैग्नीट्यूड, लेकिन तुम्हें ये अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं इसे हटा रहा हूं, इसे लिख देते हैं सिंपल ए, और एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है क्योंकि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट एट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ये आया समझ, नहीं आया मुझे पता नहीं आएगा। फिर इसको बोल देंगे ईस्ट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अब चिंटू बोला क्यों जरूरी नहीं है, पहले गेट बंद कर रही है जरी। तो ये निकल के आ गया हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन। अब मैंने एक्सप्लेनेशन की, आई होप सो कि मैंने तुम्हें फील दिला दी होगी अच्छी तरीके से। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट एनी वेल फ्रॉम नाउ। समझ में आ गया क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। हर्ष भागा, उसने मुझे बताया कि जितनी तेज वेलोसिटी चेंज करूंगा उतनी तेज भाग पाऊंगा, उतनी तेज जीत जाऊंगा, मतलब उसके चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। जितनी तेज उसने वेलोसिटी चेंज करी, सोचो ये टाइम कम लगेगा उसे वेलोसिटी चेंज करने में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी। एक्सेलरेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम ज्यादा लगेगा एक्सेलरेशन घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी। और अगर ये कम होगा, ऊपर वाला फैक्टर बड़ा होगा तो क्या होगा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। बहुत सही। उसके बाद क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन तुम बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, लेकिन ऐसा लिखना वो पूरे तरीके से सही नहीं है। फिर अपन आते हैं कि अब मैं तुम्हें देखो एक चीज सिखाता हूं कि हेलो हेलो क्या निकाला, छपोड़े नहीं बनना है, खुद से निकालना है। और डिफरेंस अगर तुम्हारा नेगेटिव भी आ रहा हो तो उसे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि डिफरेंस मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मैं -2 और -6 के बीच का डिफरेंस पूछूं तो वो कितना हो जाएगा 4 का। -2 और -6 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा -4 नहीं 4 बोलते हैं। वही तो मैंने बताया, कभी भी तुमसे डिफरेंस पूछा जाए दो क्वांटिटीज के बीच का तो उसका हमेशा मॉड्यूलस लेके करते हैं। मॉड्यूलस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा आंसर है उसका पॉजिटिव में बना दो, ठीक है। जैसे वो करते हैं ना, जैसे -1 करते हैं, -1 + 2, -1 + 2, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है 3 का। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि हम डिफरेंस से क्या सिग्निफाई करते हैं कि उन दोनों में कितना अंतर है। हम ये नहीं बता सकते कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हम बस अंतर बताते हैं कि इतना अंतर है। जैसे -2 और -6 में कितना अंतर है, 4 नंबर का अंतर है, ये बताते हैं हम उसे, इसलिए मतलब पॉजिटिव लेते हैं उसे, ठीक है। और अगर ये बड़ी होती है छोटी तो माइनस में आता, लेकिन पॉजिटिव में ही लेते। अगर मान लो कि पहले 12 होती है और इधर आते आते रुक जाता तो 0 हो जाता। मैं कह रहा हूं इसे हटा दो अभी, ठीक है, उसके बारे में भी भूल जाओ। मैं कह रहा हूं अगर ये होता u = 20 मीटर पर सेकेंड और v = 0। मान लो कोई लंबी रेस दौड़ के आ रहा है, मैं लंबी रेस को घोड़ा हूं, मैं लंबी रेस दौड़ता हूं, उसके बाद मैं पूरी रेस में तो 20 मीटर पर सेकेंड से भागा, लेकिन मैं स्टार्टिंग लाइन तक आते आते रुक गया क्योंकि मैं थक गया, नहीं रेस ही खत्म हो जाती है। ऐसे आते आते रुक जाते हैं ना, ऐसे तेज भागते हैं फिर स्टार्टिंग लाइन तक रुक जाते हैं ना, तो ये वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन इनमें अंतर कितने का हुआ, डेल्टा v हुआ 20 का, ना कि -20 का। समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? समझ गए तो समझ लेना, वरना इसको रट्टा मारने का। ओके समझ गए साहब। अब सिखाते हैं हम तुझे रिटार्डेशन का कंसेप्ट। अब मैं किसी से बोलूं कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्या, बोल जबूरे, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। वेलोसिटी एंड ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज इज ऑल अबाउट डायरेक्शन।
वी ओनली केयर अबाउट डायरेक्शन। अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और अगर हम उसकी अपोजिट दशा में जाते हैं तो वो माइनस में गिनी जाती है। आइए कॉन्सेप्ट सिखाएं आपको। अगर मान लो, क्या मान ले सर, देखो जा है सर, हाँ इधर देखो सर, यहाँ पे एक आदमी है और वो अपनी वेट ट्रेनिंग कर रहा है। उसके पीछे हमने एक कड़ियों से वजन बांधा हुआ है करीब 60 केजी का और वो दौड़ता जा रहा है। अब ये 60 केजी का वजन उसके पीछे खींचेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अब जब जैसे जैसे वो पीछे खींचेगा बंदा थक जाएगा और उसके बाद उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। पहले उसकी कुछ और स्पीड थी, हाँ सर। मान लो कि u, और इधर आते आते हो जाएगी v। तो मान लो कोई मतलब वैसे ही नॉर्मल बंदा भी हुआ तो वो भी भाई साहब थक ही जाएगा 60 केजी का वजन यार पीछे बांध के। मरेगा तो ना, तेरी तरह होते सब। ठीक है, आगे अगर 60 केजी का वजन है, वो पीछे फ्रिक्शन लगा रहा है और उसके वजह से बंदे को खींच रहा है, तो बंदा इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ पे तो तेज तेज भागेगा, फिर धीरे धीरे हो जाएगा इधर तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन मतलब देखो ना इधर वेलोसिटी मान लो यहाँ पे थी u, यहाँ पे थी, आते आते यहाँ पे ऐसे थक गया भाई साहब, बिल्कुल ही फैल गया बंदा सब फूले की तरह। फिर उसकी वेलोसिटी हो गई v और मैं कह रहा हूँ u इज ग्रेटर देन v। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस तो फिक्स आएगा लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अभी तो तुमने बोला एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता। किसने कहा नेगेटिव नहीं हो सकता? अगर किसी की वेलोसिटी कम हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर हम ब्रेक मारते हैं कार में तो फिर उसे रिटार्डेशन कहते हैं और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है क्या? कुछ बच्चे अभी बेहोश हो गए हैं, बेटा आप जाके रेडी लगाइए। इतने में ही भाई साहब, ये तो बेसिक चल रहे हैं। इसको कहेंगे क्या? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, समझे? या फिर स्पीड का कम होना। अगर तुम इसे समझना चाहो, वैसे मैं नहीं कह रहा कि कंसेप्चुअली ये चीज पूरी तरीके से सही है, लेकिन हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो गया इस वजह से हुआ है, अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, समझे क्या? कि अगर वेलोसिटी आगे जाके कम हो जाती है, यानी कि उसका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कम हो रहा है, या फिर नेगेटिव में हो रहा है कि वो क्वांटिटी मतलब कम हो गई है। ठीक है ना? अगर वो कम हो रही है तो फिर उसे कहेंगे हम रिटार्डेशन, जो कि उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव में। और अगर कोई चीज की वेलोसिटी मतलब बढ़ती जा रही है, क्या वो उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? जवाब है जरूरी नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होते हुए भी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि तुमने रेफरेंस डिपेंड करता है। अगर तुमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ली है तो फिर उसका पॉजिटिव हो जाएगा। इस मतलब ऐसा कर लो, देखना एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, आगे जाके तुम ये रिलेट करोगे, फिर मैं कहूंगा याद करो वो दिन जिस दिन मैंने तुम्हें ये बताया था। समझो, अगर तुम्हारे पास एक पुली है, क्या है? पुली है कि नहीं? कुछ बच्चे सोचेंगे कि एक सिलेबस से बाहर है तो क्या हो गया, नहीं पढ़ना, भागो यहाँ से। मैंने कब बोला है कि ये सिलेबस के अंदर है? ठीक, आगे बताता हूँ। अब ये पुली है, यहाँ पे ये फिक्स अटैच्ड है एक ब्लॉक से, मान लो, जो कि हिल नहीं सकता, लेकिन इस साइड इसके एक कोई और सा ब्लॉक है, या फिर इसको हैवी मान लेते हैं ना, एक्सेलरेशन करवाना है हमें। अब ये पुली से एक रोप जा रही है नीचे जो कि इस ब्लॉक पे अटैच्ड है। ठीक है, आगे सुन लो, ये 11वीं का बेस बना रहा हूं मैं तुम्हारा, समझे? हाँ या ना? इसको मान लो M या कैपिटल M कह दो, वरना बच्चे बहुत खतरनाक है भाई साहब। ये हो गया क्या? ये स्मॉल m है भाई, ये है स्मॉल m, यानी इट डिनोट्स स्मॉल मास, और ये है बड़ा मास। ठीक है, ग्रेविटी एक्ट करेगी इस पे, हाँ या ना? आगे भी सिखाऊंगा मैं ये चीज, लेकिन अभी दिखा रहा हूं बस तुम्हें कि एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ाते हुए भी नेगेटिव कैसे हो सकता है। हमने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, अज्यूम कर लिया तुमने। ठीक, अब इस पे ग्रेविटी नीचे फोर्स लगाएगी क्योंकि ये हल्का है, ये फिर नीचे जाएगा। एक्सेलरेशन हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, लेकिन ग्रेविटी उस पर अपना फोर्स लगाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो उसमें वेलोसिटी बढ़ते हुए भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन ऊपर ले रखी है। इसके भी जनरल फॉर्मूले निकालूंगा मैं एक्सेलरेशन ऑफ मोशन में, जो कि अभी तुम्हें देखने को मिल सकती है। बोर्ड दिख रहा है? ठीक, चलो समझ में आ गया। पॉजिटिव डायरेक्शन इधर, लेकिन G यहां पे लग रहा है एक्सेलरेशन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ना कि वैल्यू पे। वेक्टर्स का यही सबसे बड़ा मसला है कि वो डायरेक्शंस के हिसाब से चलते हैं, ना कि वैल्यू पे। ये हमेशा याद रखना। ठीक, समझ में आया? बहुत सही। अब हमने कितने पैरामीटर्स पढ़ लिए? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वगैरह निकालना उसका, और इसका भी एवरेज बता देता हूं अभी। इसका एवरेज तो तुम खुद ही लिख लोगे ना, बताइए।
मैग्नीट्यूड को, क्योंकि एक्सेलरेशन वगैरह वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो कि एक एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो किसी को इस तरफ खींचो, मतलब इस पेन को देख लो, मैं इसको इस तरफ से खींच रहा हूँ और इस तरफ से खींच रहा हूँ, तो क्या ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या बता रही है? क्योंकि ये मूव कर रहा है, क्योंकि तुमने क्या किया, एक डायरेक्शन में था, एक डायरेक्शन में था, तुमने दोनों को जोड़ दिया। मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है अगर दोनों सेम फोर्स हैं ये चीजें वेक्टर के हिसाब से जोड़ती हैं, जो कि अभी तुम्हें इतना ध्यान नहीं देना है। वैसे तो कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं इतना, ठीक है ना। जितनी चीजें मैं सिखाता चला जा रहा हूँ उतनी सीखते जाओ, बाकी हम रिवीजन वगैरह जब करेंगे तब मैं सिखा दूंगा तुम्हें। ठीक, सही है, क्लियर। अब कितने घंटे की वीडियो हुई मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, चलो 2-4 टॉपिक और पढ़ा दे रहे हैं, फिर हम पैक अप करेंगे। 2.5 घंटे लगेगा। मुझे अपने काम भी करने हैं भाई साहब। तुम रिवाइज कर लेना यार घर जाके, ठीक है। तो आज का हम क्या करें, सेकेंड लास्ट या लास्ट टॉपिक पढ़ा देते हैं। क्या हम पढ़ाएंगे तुम्हें? मिसलेनियस में कुछ पहले नहीं बताऊंगा भाई, कुछ पहले नहीं बताऊंगा। शुरू करें, सांस ले लो। अब घुसने वाले हैं हम न्यूटन के मुकाम में। शुरू करें, हाँ या ना? करें शुरू। चलिए शुरू करने जा रहे हैं, न्यूटन के आयाम में चलते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पढ़ा, हर चीज का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। अब मैं कहता हूं कि वेदांग ने एक बॉल फेंकी, ये बॉल है, होप तुम्हें दिख रही होगी, दिख रही है? इसको 2x पे देखना भाई, वीडियो में बहुत तेज धीरे पढ़ाया मैंने। ये रही m मास की एक बॉल, ओके। वेदांग ने फेंका इसे किससे, किस चीज से फेंकेगा? स्पीड से या वेलोसिटी से? वेलोसिटी से। बहुत बढ़िया, आज के बाद कोई भी तुम में से स्पीड नहीं बोलेगा, सब वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। बच्चे हो यार, ठीक है। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन है इसकी, बताओ, डायरेक्शन बताओ इसकी। ईस्ट की तरफ। बहुत बढ़िया, जब मैं ना लिखूं तो समझ लेना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चलना है, बाकी तो मैं एक्सेस का ज्ञान भी सिखा दूंगा, राइट साइड तुम्हारी मर्जी। तो अभी हो गई इस साइड। अब इसने जब बॉल फेंकी तो मैंने एक टर्म और डिफाइन करी। क्या? मैंने एक टर्म डिफाइन करी जिसे बोलते हैं मोमेंटम। किसी बॉडी के पास उसके मास के अकॉर्डिंग और उसकी चलती हुई वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एक मोमेंटम होता है। और मास क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, मास इज जस्ट द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। योर वेट इज नॉट योर एक्चुअल मास। You can divide your weight by 9.8, that is your actual mass of the body. What you are feeling, like what you are feeling on the weight scale, that is not your actual mass, that is your gravitational mass, or we call it as weight in general. So I will talk about this later in the chapter like Newton's laws of motion or something like that. So अभी इसकी बात करते हैं। तो इसमें मास है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया अभी हमने, इसमें है मास m। अब अगर ये आगे जा रहा है तो मैंने एक टर्म डिफाइन करी इसके लिए, क्या? मोमेंटम। मोमेंटम फेमिलियर हो गया ना तुम इस वर्ड से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है p वेक्टर। अब जितनी क्वांटिटी पढ़ेंगे सारी लगभग वेक्टर के नाम से होंगी, समझे? यानी इसकी भी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इसके भी क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट होते हैं। इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब तुम्हें बाद में समझाऊंगा जब तुम्हारी मैथ की क्लास हो जाएगी, ओके। आगे चलने जा रहा हूं। तो मोमेंटम प्रोपोर्शनैलिटी से समझाऊंगा। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। एंड मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। mass is m and the velocity here represents velocity vector। जब भी तुम कोई फॉर्मूला लिखा करो ना तो उसके नीचे ऐसा जरूर डाल दिया करो, क्या? m मास ऑफ, लिखो यार। हेलो हेलो, इधर देखो भाई, इधर उधर कहां देख रहे हो? खाना खा लियो, अभी रुक जा। सबसे ऊपर, अरे वो मतलब वहां पे जो मोमेंटम वो है p, इट इज डिनोटेड बाय p, इसका सिंबल होता है। और उसके नीचे वो कौन सा साइन बनाया हुआ है? वेक्टर। मैं तो बताया था ना
ये एरो हम बनाते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है यार। तुम मेरी और वो एनर्जी लो कर देते हो बार बार, ठीक है। v इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, सॉरी। सो mv, आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म। तो जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को रोकते हो, ऐसे बॉल आ रही है, कोई लेदर वगैरह की बॉल आ रही है तुम्हारे पास, और वो फिर तुम कैच करना चाह रहे हो, तो फिर तुम्हें उसका मोमेंटम को अपोज करना पड़ेगा। और मोमेंटम को अपोज कर रहा हूँ, मान लो कि बॉल आ रही है v वेलोसिटी से, मैं बढ़ा देता हूँ। मान लो ये v वेलोसिटी से बॉल आ रही है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे हाथ जो है वो यहाँ पे है, उसे रोकने के लिए, है ना, बड़े गंदे हाथ हैं, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए यहाँ पे, और जब तुम रोकोगे तो फिर धीरे धीरे तुम उसको क्या करोगे, रिटार्डेशन करोगे। क्यों होगा रिटार्डेशन? क्योंकि उसकी वेलोसिटी घट रही है। लेकिन क्या ये रीजन है इसका? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ली है, लेकिन तुम एक्सेलरेशन कहां पे करना चाह रहे हो, उसका इधर करना चाह रहे हो, ताकि तुम उसे रोक सको, हाँ या ना? ठीक। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसको यू से लिख देते हैं, वरना तुम कंफ्यूज हो आ जाओगे। इनिशियल वेलोसिटी किससे आ रही है? वो v से ना यू ही मानो क्या। जो इनिशियल वेलोसिटी से आ रही है, और जब तुमने इसे रोका होगा तब कितनी वेलोसिटी होगी उसकी? उसकी वेलोसिटी होगी 0। जब भी तुम्हें कोई रेस्ट का केस मिले तब वेलोसिटी 0 मान लेना, है ना, क्योंकि ये तो वेरिएबल है एक, ये हमें पता नहीं, लेकिन ये जो है ये हमें पता है कि 0 आएगा। लेकिन ऑन अ जनरल केस, मतलब ये तो मैं तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूँ, लेकिन ऑन अ जनरल केस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे रोकना चाहते हैं, है ना, तो हम, ऐसा तो हर बार नहीं होता ना, जैसे भाई साहब किसी कार के सामने जाओगे तो अगर तुम उसके सामने आ जाओगे और फिर ठुक भी जाओगे तब वो पूरी तरीके से रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। भाई साहब ऐसा आदमी होगा तो निकल जाएगा विदांग जैसा, ठीक है ना, जैसे एहसान निकल जाता है। तो जैसे एहसान गया आंटी के सामने, आंटी को ठोकर मारी और फिर वो निकल गया अपना मस्त से, है ना, तो फिर वो रुका नहीं, बड़ी उसकी स्पीड कम हो गई हो, वैसे तो बढ़ जाती है भाई साहब आदमी की भागे से, ठीक है ना, 100 की स्पीड पर जाना है, लेकिन मान लो कि कम हो गए ठुक्के, तो अगर वो पूरी तरीके से रुके नहीं, v = 0 नहीं होगा। सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए बता रहा था। उसमें मान लो कि वो फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल की टर्म नहीं है ना, वो हमें पता नहीं है फाइनल वेलोसिटी। ध्यान रहो, ध्यान दो। हेलो, इधर देखो भाई, अब मैं तुम्हें जिस दशा में दे जा रहा हूँ ना वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक। अब देखो, अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रोकना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे उस पर दम लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अब वो मैं समझाऊं कैसे? ऐसे थोड़ी कह सकता कि भाई मैंने इतनी उससे रोका था, ऐसे रोका था, ऐसे करके, है ना। तो मुझे कोई डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले पैरामीटर्स किए थे कैसे किए थे, वैसे अब मुझे कोई डिफाइन करना पड़ेगा कि जिससे मैंने उसे रोका या फिर उसे बढ़ाया, है ना। जरूरी नहीं है कि रोके, जैसे कोई फेंकता है बॉल को, है ना, तो उसे रोकना थोड़ी चाह रहा, वो तो और चाह रहा कि भाई साहब और दूर जावे ये बॉल, ठीक। तो उसमें कर देंगे हम, अब हम कर देंगे ये जो मोमेंटम हमने टर्म डिफाइन की थी, अब इसका हम यूज करने वाले हैं। हमने सब चीजें रेट ऑफ चेंज के ऊपर मेजर की थी, अब ये भी रेट ऑफ चेंज के ऊपर मेजर करेंगे। मैंने डिफाइन कर दिया कि तुम्हें मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर हो गया कि नहीं? मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर हो गया। आगे अब मैं कह रहा हूं, लेट्स कॉल द थिंग विच वी आर एक्सर्टिंग, लाइक हाउ वी विल स्टॉप द बॉल। तो उसको मैं कहता हूं कि मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स से तो तुम सब फेमिलियर होगे, लेकिन मैं मिसलेनियस में पढ़ा रहा था इसलिए थोड़ा एक्सेगरेट कर दिया। तो अब मुझे किसी चीज को रोकना है तो मुझे उसका मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? क्या मुझे उसका मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा? जैसे मैं किसी को, मान लो कि उसका मोमेंटम कुछ इनिशियल हो गया, जिसको हम डिनोट करते हैं, ये डिनोशंस, वो क्या कहते हैं इसे, डिनोवेशंस जो भी होती हैं वो सीख लो कैसे कैसे करते हैं। इसको कह दूंगा मैं PI वेक्टर। क्या होगा ये? इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, होगा। ठीक है जी, समझ गए साहब? तो ये डिनोशन सीख लो साहब कि P इनिशियल, PI के डिनोट करते हैं हम इनिशियल मोमेंटम, फिर करते हैं हम PF जो होता है हमारा क्या, फाइनल मोमेंटम, जो कि उसमें चेंज आता है, फाइनल मोमेंटम। अब जो भी इसमें चेंज आता है उसको हम डिफाइन कर देते हैं कि उसमें हम इतना फोर्स लगाएंगे। अब देखो, जैसे क्या बोला था, जल्दी वेलोसिटी चेंज करेंगे, जल्दी एक्सेलरेशन आएगा कम टाइम में, है ना।
और ऐसे ही हम कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज कर देंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा उसमें। समझे कि नहीं? बोलो जबरदस्त, समझे कि नहीं? बहुत सही। अब मैं क्या कह दूंगा कि फोर्स इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन पक्का लिख लो तुम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बहुत सही। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स। क्लियर है? वो क्लियर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। जितना मोमेंटम में चेंज लाऊंगा उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी F इक्वल्स P फाइनल, या फिर इसे ऐसे लिखते हैं उस डिनोशन में। मैंने तुम्हें डेल्टा समझाया था ना, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डेल्टा P वेक्टर अपॉन के डेल्टा T, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर P फाइनल बड़ा मान लो, कुछ भी मान लो, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल होता है हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम, हमेशा याद रखना, अपॉन डेल्टा T। हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना चाहेंगे या फिर उसकी एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहेंगे तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। और क्या, रोकने के लिए फोर्स लगाते हैं हम, कि कोई बॉल आ रही है और हमें उसे रोकना है तो फिर ऐसे करते हैं ना, थोड़ी आगे की डायरेक्शन में हम हल्का सा फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो रुक जाए। देखो फोर्स अगर मैं तुम्हें फंडामेंटली समझाऊं तो फोर्स इज जस्ट लाइक व्हाट रेसिस्टेंस विच वी फेस टू चेंज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि हमें कितना वो महसूस होगा, क्या कहते हैं, हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ हिंदी में, कि हमें कितना बल लगाना पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को चेंज करने के लिए। और वो डिफाइन भी वैसे होता है, मैं करके दिखाता हूँ। अब देखना, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? mv और mu, अगर ऑब्जेक्ट का मास सेम है, अपॉन t। सही है? क्लियर हो गया? अब m इसमें सेम है, m कॉमन ले ले, ठीक है चिंटू? v माइनस यू अपॉन डेल्टा t। अब क्या ये कुछ जानी पहचानी फॉर्म लग रही है? क्या होता है ये? बहुत सही। दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। समझ में आया तुम्हें? मैंने क्या लिखवाया था? ma, ये मास, ये एक्सेलरेशन, ये तो सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है, जो कि पूरे फिजिक्स में काम आएगी। शर्त यह है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या? F इक्वल्स ma। ये पूरे जितनी जिंदगी तुम फिजिक्स पढ़ लोगे उतने में काम आएगी ये। इसे बहुत अच्छे से रट लो, वैसे रटने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से कर लो इसे। ये पूरी जिंदगी आने वाली है तुम्हारी जिंदगी में, समझे? जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे। अब तुमने एक ऐसी क्वेश्चन सीख ली है जो जिससे कि तुम फोर्स निकाल सकते हो, और फोर्स निकाल लिया तो सब कुछ निकाल लिया तुमने। अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स पता है, उसका मास पता है, तो तुम्हें सब कुछ पता है। यकीन नहीं हो रहा? फोर्स पता है, मास पता है, मास तो पता ही होगा ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली। एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लिया। टाइम पीरियड पता है तुम्हें, टाइम पीरियड से वेलोसिटी निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पता है कि रेस्ट में था, मोशन में था, वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लिया। टाइम पीरियड तुम्हें पहले से ही पता है कि किसमें चेंज हुआ है वो, उससे फिर डिस्टेंस निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। जैसे मैं तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई बता दो, क्या पता नहीं चला होता। और आगे और भी चीजें आएंगी भाई साहब, जिससे कि हम इसको ही मॉडिफाई कर करके पूरी फिजिक्स बना देंगे। और जिनको पता नहीं वो, अभी तुमने न्यूटन का सेकंड लॉ प्रूव किया विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टीचिंग इन अ मिसलेनियस वे। कि मैं बच्चों को जनरली, मैं खुद भी ऐसा पसंद नहीं करता कि मतलब कि कोई लॉ पढ़े फिर उस पर 10 न्यूमेरिकल लगाए, फॉर्मूला रट लिए, ये सब। इन सबसे इतना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है। अब देखो, मैंने तुम्हें प्रूफ करवाया, क्या तुम्हें भनक भी लगी कि न्यूटन का सेकंड लॉ प्रूफ कर दिया तुमने? सब क्वांटिटी बता दिया मैंने तुम्हें। बस अब इन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दोगे तो सारे लॉज आ जाएंगे तुम जितने भी होते हैं फोर्स बेस्ड। समझे? नोट कर लो इस पूरे को। और कल इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है कौन सी जो वेलोसिटी होती है? जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने क्यों बोला था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है? क्यों? क्योंकि फोर्स, बॉल इधर आ रही है, इधर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, मतलब इधर मान लो, इधर की डायरेक्शन को ऐसे रखो, इधर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, लेकिन फोर्स किधर लगा रहा हूँ? फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ जब बॉल रोक रहा हूँ। समझे? फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ तो फिर मेरी वो क्या होगी? फोर्स पॉजिटिव माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव इधर कंसिडर किया है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नोट दैट पॉइंट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझे? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझे? बहुत जबरदस्त। समझ में आया तुम्हें? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन वाली टर्म है, एक्सेलरेशन टर्म वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर होगा। हाँ या ना? पूरी चीजें फंडामेंटल से समझाई हैं। 2.5 घंटे का लेक्चर हो गया है और मुझे लगता नहीं है कि किसी को इसमें डाउट होगा। हो तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, बाकी देखेंगे अगले बार में। हैं? हाँ, शर्माइएगा नहीं, क्यों नहीं। और
बेदी सिन्हा ओपी इन द चैट कर दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने हमारा थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया है बैठे बैठे। बेदी सिन्हा ओपी इन द चैट गाइस, एंड थैंक यू टू ऑल दोस्त हु हैव वॉच्ड दैट लेक्चर टिल द एंड, बिकॉज मिसलेनियसली पढ़ना भाई कोई आसान बात नहीं होती वैसे। भाई उनको भी ओपी बोलो जिन्होंने यहाँ तक देख ली। तो उनको बोलना चुप हो जा। तो जितनी भी चीज़ें लिखवाई हैं उन सबको रिवाइज वगैरह कर लेना। बाकी आई डोंट थिंक सो कि तुम लोग इससे ज़्यादा कुछ ऑब्जर्व कर पाओगे। वैसे मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं आज, तुम्हें हो सकता है लग गया हो कि भाई साहब इतनी चीज़ें बता दी, हेक्टिक हो गया बहुत, लेकिन इनको रिवाइज करते रहना। और जितनी मैंने ट्रिक्स वगैरह बताई हैं, जितने मैंने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताई हैं, नोट्स वो तुमने नोट कर लिए होंगे। आई होप सो, नहीं करे तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो स्क्रीनशॉट वैसे फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरी राइटिंग बेकार है। और जितनी भी वो हो सकें, मतलब सजेशंस क्या हो तुम्हारे। वैसे मैं एनसीईआरटी में अभी जितने टॉपिक बचे होंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर में मेरे ख्याल से कुछ टॉपिक रह गए होंगे तुम्हारे, तो जितने भी टॉपिक रह गए हैं मैं एक बार से एनसीईआरटी से रिव्यू कर लूँगा। जितने मतलब थ्योरी पॉइंट्स होते हैं उसमें क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, वो मैं देख लूँगा। कल वगैरह को वीडियो आ जाएगी, मतलब जब भी आएगी, और फिर उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। फिर अपना कंटिन्यू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एंड होप यू एंजॉयड द वीडियो। मेक श्योर यू स्टडी हार्ड। थैंक यू। जाए मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई भी नहीं ना। चले तो मिलते हैं आप सबसे बाद में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।